चलिए पेज नंबर 44 भैया हाँ जी 44 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। जो उचित प्रतीत होते हुए भी स्वयं के आचरण में प्रकट ना हो, ऐसी समस्त घटनाएं आदर्शों के रूप में है। तो मतलब ये हुआ कि अभी भी हम जो सूचनाएं लेते हैं, अगर ये जीने के स्तर पर नहीं हो रही है तो ये हमारे लिए कुछ आदर्श जैसी स्थिति, अच्छा लगता है तो अच्छा लगने के स्तर पर आदर्श ही की परिभाषा ही दिए हैं कि जो सुनने में अच्छा लगे, अभी प्रैक्टिसेबल मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता तो हूँ लेकिन अभी मेरी स्थिति नहीं है, तो उसी का नाम आदर्श है। जो प्रैक्टिस में आ गया उसका नाम व्यवहार है। हाँ देखिए, अच्छा सेंटेंस ये है कि बाध्यताएं जब कटहा स्थिति में आ जाती हैं तब आचरण में प्रकट होती। तो बेसिकली तीव्र इच्छा के बिना मानव में जो भी कुछ है वो इच्छा पूर्वक हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब ये उसके लिए इच्छा नहीं है, और जो कुछ हो रहा है उसके लिए इच्छा है, ऐसा। चलिए 45 बोल्ड लाइन है, बाध्यताएं जब कटाह स्थिति में आती है तब आचरण में प्रकट होती है। तीव्र इच्छा ही बाध्यता है। इच्छा के कार्य रूप में परिवर्तित होने की जो संक्रमण स्थिति है वह कटाह स्थिति है। संयमता केवल मानवीयता की सीमा में स्पष्ट होती है। तीव्र इच्छा है, ये बाबा जी की में थी, लेकिन हम लोग में ये इच्छा भी सूक्ष्म इच्छा बन जाएगी। देखो ये भी कम इच्छा नहीं है ना कि अपन 6 महीने के लिए तैयार हुए। यदि इसकी भी कल्पना करें सामान्य जिंदगी में जीते हुए, तो ये भी बहुत बड़ी इच्छा है। तो इसका मतलब है कि बाबा जी में भी हुआ था, वो अचानक नहीं हुआ है। पूर्व शरीर यात्राओं में जो भी मेहनत किए, जो भी एक फोकस्ड, बेसिकली आदमी के भीतर वो जो निष्कर्ष है ना, जिसमें कि निषेध को निषेध के रूप में स्वीकार पाना, तो अपनी यात्रा ही इतनी है कि जो सही है उसको पहचान पाना और जो निषेध है उसको पहचान पाना। निषेध को पहचानने की यात्रा बहुत लंबी है। कितनी ही शरीर यात्रा चलते चलते वही रिपीट करते आ रहे हैं, वही रिपीट करके सुखी दुखी होते आ रहे हैं। किसी ज्ञान के प्रकाश में, किसी महापुरुष के साथ रहते हुए, किन्हीं महापुरुषों को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए, उनके आचरण का प्रतिबिंब हमारे पे पड़ता है, तो बहुत सारा ध्यान हमारा जाता है। तो उस क्रम में हम जो निषेध है उसको ये पहचान पाएँ कि ये निषेध है, तो फिर जो फोकस्ड है, जहाँ फोकस्ड होना है उसके लिए फिर स्थिति बनती है। तो अपने में ये स्वीकार हो जाना है कि ये निषेध है, ये करने लायक काम नहीं है। तो फिर जो करने लायक है धीरे धीरे फिर उसी में पूरी ऊर्जा लगती है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया कि जितने भी भाई सभी मानव में सोचने समझने की अक्षय बल शक्ति है। इस रूप में सभी मानव समान है। कुछ लोग चाहे गलत कहें सही कहें, लेकिन जिनका काम करने का जो फैलाव है वो बहुत बड़ा रहता है, या कोई बहुत गहरे रिसर्च में है, या किसी बड़ी उपलब्धियों के साथ हैं, चाहे उत्पादन के फील्ड में हो, चाहे राजनीति में हो, या कहीं भी हो। कुछ लोग अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते रहते हैं, या छोटी छोटी परिस्थितियों में सुखी दुखी होते रहते हैं, जबकि अक्षय बल शक्ति तो सबके पास समान है। तो ये क्या अंतर है? तो अंतर किस बात का है? अंतर मात्र इस बात का है कि जो भी अक्षय बल शक्ति हमारे पास सोच विचार के रूप में है, वो कितना बिखरा हुआ है या कितना फोकस्ड है। जिन लोग का फोकस्ड हो गया उनके जीवन में बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे वो भौतिक उपलब्धि है, चाहे वो ज्ञान की उपलब्धि है, चाहे वो रिसर्च की उपलब्धि है, चाहे वो स्पोर्ट्स की उपलब्धि है, किसी भी फील्ड की उपलब्धि है। किसी भी फील्ड की उपलब्धि उस फील्ड में फोकस हुए बिना नहीं आई। तो इसका अर्थ है कि बिखराव का मतलब है कि अपने आप में उचित अनुचित को या सही गलत को चिन्हित ना कर पाना और बहाव में बहते रहना, जैसे आसपास के वातावरण के दबाव में चलते रहना। अभी हमारा अपना कुछ तय नहीं हुआ है, तो वातावरण के बहाव में जिधर कोई इधर चला 5 फुट उधर चले, 10 फुट उधर चले, 10 साल इधर चले, 5 साल उधर चले, उसे जिंदगी चलती रहती। कोई मोमेंट आता है जब हम ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती।
तो कई सौ शरीर यात्राएं आदमी की ऐसे ही वातावरण के प्रभाव दबाव में चलती है। कोई मोमेंट में आके कोई स्थिति बनती है जब आदमी अपनी किसी चीज़ को, इवन चाहे जैसे अभी भी कितने सारे बच्चों को देखोगे आप, 12 तक आते आते उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैक्सिमम की स्थिति ऐसी ही रहती है। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चों की स्थिति बहुत फोकस्ड हो जाती है। जिनकी फोकस्ड हो गई, चाहे स्पोर्ट्स में निकल गए, चाहे स्टडीज़ में निकल गए, चाहे रिसर्च में निकल गए, किसी भी दिशा में निकल गए, तो सारा मामला फोकस्ड होने का है। दर्शन में अच्छी बात यह है कि हम डायरेक्टली जीवन को और जीवन के क्रियाकलाप को और अस्तित्व को और अपनी कल्पनाशीलता को डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिया है। ये जो डायरेक्टली बात करने का तरीका है, इससे जो निष्कर्ष कई शरीर यात्राओं में निकलते हैं वो हो सकता है एक शरीर यात्रा में निकल जाएंगे। तो इससे गति बहुत बढ़ जाने वाली है। भटकने का जो गति है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। जो काम 20 साल में होता होगा वो पता चला 2 साल में, 4 साल में हो गया। तो इस क्रम में आदमी की गति बहुत बढ़ जाने वाली है। तो भैया जी, ये कटा स्थिति, कटाह का मतलब है कि जैसे सांस घुट जाए तो क्या होता है, उसका नाम कटाह है ना। खाना नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहूंगा, इसका नाम कटाह है। तो अपने में जब जीने मरने का सवाल आ जाए तो इसका नाम कटाह है। जैसे अपने में ये निष्कर्ष निकल गया कि ये जॉब नहीं करना है, अब क्या करना है वो पता नहीं, अब ये कटाह है, कल का दिन अपने पास नहीं है ना। तो निषेध की वो ताकत है कि वो जो सामने है वो तो खत्म हो जाता है। अब करना क्या है, यही तो कटाह है। अब ढूंढना हमारी मतलब मजबूरी है। कटाह का मतलब है कि जिसके बिना अब काम नहीं चलेगा, काट रहा है वो जीने नहीं देगा अब आपको। जैसे इच्छाओं के बारे में बोला ना, सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा, तीव्र इच्छा। तो तीव्र इच्छा वो स्थिति है कि अब उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा इसमें संक्रमण की स्थिति बोल रहे हैं, मतलब जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उससे पहले की जो स्थिति बन रही है उसको। हाँ, कटाह मतलब जो करने जा रहे हैं उससे आगे की स्थिति के लिए कटाह स्थिति है। जो चल रहा है ये पर्याप्त नहीं है, अब कटाह की स्थिति है। इच्छा के कार्य रूप में परिवर्तन होने की, जो चल रहा है उसमें परिवर्तन होने की। 45 44 इसमें सबसे नीचे जो है पूर्ण मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य ही मूल्य समुच्चय है। तो इसमें जो पूर्ण मूल्य लिखा हुआ है उसको प्रेम मूल्य कहा जा रहा है या जीवन मूल्य कहा जा रहा है? पूर्ण प्रेम मूल्य। तो स्थापित मूल्य में तो प्रेम मूल्य आ ही जाएगा। समाहित ही है। प्रेम मूल्य में फिर सारा ही समाहित है। तो ऐसे दोनों को अलग अलग वो करने का क्या था, मतलब पूर्ण मूल्य और फिर स्थापित मूल्य? स्थापित मूल्य में प्रेम मूल्य आ ही जाएगा। नहीं, फिर वो तो ठीक है। पूर्ण मूल्य बोलने का मतलब है कि बेसिकली अनुभव संपन्नता, इसलिए उसको पूर्ण को वैसा रखे। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य उसके पहले आता जाएगा। बोध की स्थिति में स्थापित मूल्य को हम छू ही लेते हैं, लेकिन पूर्ण मूल्य अनुभव से पहले नहीं है। हाँ जी, इसमें 45 में ही 45 में फिर यहाँ पे आगे अनुभव केवल सत्य, सत्य ही पूर्ण मूल्य ही प्रेम, प्रेम ही आनंद, आनंद ही अनुभव है, इसी का प्रत्यक्ष रूप सजगता है जो मानव का अभीष्ट है। तो इसमें सत्य ही पूर्ण मूल्य कहा जा रहा है और उसके बाद पूर्ण मूल्य ही प्रेम है। अनुभव केवल सत्य, सत्य का मतलब स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, सत्य का मतलब व्यापक वस्तु। फिर उसमें यदि व्यवस्था के रूप में कहेंगे तो तीनों सत्य। फिर सत्य ही पूर्ण मूल्य, सत्य ही पूर्ण मूल्य के रूप में व्यक्त होता है, पूर्ण मूल्य ही प्रेम के रूप में व्यक्त होता है, प्रेम ही आनंद के रूप में व्यक्त होता है, आनंद ही अनुभव है, इसका प्रत्येक रूप ही सजगता है। यही मानव का अभीष्ट है। इसमें आगे जो दिया है कि ज्ञान ही प्रेम एवं प्रेम ही ज्ञान है।
तो इसमें बेसिकली प्रेम को सत्य वही सूत्र है, अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है। व्यापक वस्तु को ज्ञान भी पहचाना, व्यापक वस्तु सुखप्रद भी है। शुद्ध कहा ना, शुद्ध मतलब सुखप्रद, उसी को सूत्र के रूप में कहा कि अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में। प्रेम को उससे कैसे जोड़ रही है, थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ज्ञान से और सत्य से। देखो, एक तो थोड़ा नीचे से आना पड़ेगा। जैसे कल्पनाशीलता क्या है? सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु? असीमित वस्तु। तो जीवन और व्यापक वस्तु के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। ठीक हो गया? तो कल्पनाशीलता अपने आप में निरंतर वस्तु है। कल्पनाशीलता अपने आप में सीमित वस्तु नहीं है। मतलब कल्पनाशीलता अपने आप में क्या बोलेंगे, जैसे वास्तविकता दो प्रकार की हो गई, एक सीमित एक असीमित। तो इसका मतलब है कि कल्पनाशीलता अपने आप में जीवन और व्यापक वस्तु के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है। इसलिए कल्पनाशीलता के स्वरूप को हम व्यापक वस्तु की लाक्षणिकता को देखेंगे तो वो एक असीम वस्तु। अब भाव क्या है? भाव क्या है? भव की स्वीकृति। तो भव की स्वीकृति का मतलब है कि मैं कल्पनाशीलता पूर्वक किसी वास्तविकता को पहचानता हूँ तो उस क्षण में कल्पनाशीलता उस वास्तविकता के स्वरूप में हो जाता है। जैसे मैं मकान को पहचानता हूँ, मेरा मकान, मेरा बेटा, तो जिस चीज़ को मैं भव को स्वीकारता हूँ उसका नाम भाव है। तो भौतिक वस्तुओं को स्वीकारता हूँ तो भौतिक वस्तुओं से संबंधित भाव है जिसको हम संवेदनशीलता कह रहे हैं। और व्यापक वस्तु को पहचानता हूँ, ज्ञान को पहचानता हूँ, तो उस तरह से भाव की निरंतरता हो गई। तो भौतिक वस्तुओं से संबंधित जो मेरे भाव हैं उनकी निरंतरता नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तु की स्वयं में निरंतरता नहीं है। भौतिक वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए भौतिक वस्तु से जुड़े हुए सारे भाव भी परिवर्तनशील है। इसलिए अभी हमारे संबंध में कोई भी भाव स्थिर नहीं है, क्योंकि वो शरीर सापेक्ष पहचाना हुआ है। जिसको हम बेटा कहते हैं उसके प्रति एक भाव है कि उसका पोषण करना है, बेटी कहते हैं उसका पोषण करना है। कोई पॉइंट के बाद वो खुद ही खाने लगता है, पोषण की आवश्यकता नहीं है। अब पोषण क्या करें? तो इसका मतलब है कि जिस तरह से हमने अभी, है ना, फिर मेरा मकान के प्रति भाव है, कोई समय के बाद उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाती। लेकिन जो वस्तुएं शाश्वत हैं, जीवन एक शाश्वत वस्तु है। अब जीवन को मैंने कल्पनाशीलता पूर्वक, कल्पनाशीलता का जीवन वो रूपी वस्तु के साथ में तदाकार होना, और मैंने जीवन को पहचान लिया। तो ये जीवन के प्रति मेरा भाव हो गया, तो मैंने जीवन को पहचाना। अब इस भाव की निरंतरता रहेगी कि नहीं? क्योंकि जीवन की निरंतरता है इसलिए, और इसलिए भाव की निरंतरता है, जीवन को पहचान लिया। तो इससे समझ में आया कि भाव किसको बोल रहे हैं। तो फाइनली हमारा ध्यान इस बात पे गया कि ये भाव, इसलिए व्यापक संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए व्यापक वस्तु को एक नाम महाभाव है। ठीक? तो व्यापक वस्तु को हमने ज्ञान रूप में पहचाना, क्योंकि व्यापक वस्तु ही संपूर्ण इकाइयों में परस्पर पहचानने और निर्वाह करने का आधार है। कैसे निर्वाह करने का आधार है? सभी इकाइयाँ पूर्णता में गर्भित हैं, पूर्णता की ओर गतित हैं, परस्पर पूर्णता के अर्थ में संबंध को पहचाने हुए हैं। संबंध को पहचानने का आधार क्या है? व्यापक वस्तु। तो व्यापक वस्तु को ज्ञान के अर्थ में पहचाना। व्यापक वस्तु स्वयं में अपरिवर्तनीय है, हमेशा एक सा भासमान है, इसलिए उसको एक नाम सत्य दिया। तो व्यापक वस्तु को ज्ञान के रूप में पहचाना, व्यापक वस्तु को सत्य के रूप में पहचाना। व्यापक वस्तु अनुभव काल में, है ना, आनंद के रूप में प्राप्त है, तो बेसिकली आनंद के रूप में प्रकाशित है, व्यक्त है। तो इसका मतलब इतना ही है कि व्यापक वस्तु का महिमा हम अलग अलग आयाम में अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। इसलिए कहा कि व्यापक वस्तु ही ज्ञान है, ज्ञान को ही हमने सत्य कहा, सत्य की अनुभूति ही आनंद है ना। उसमें सहअस्तित्व वाले भाग को अपन मिस ना करें। तो ये नहीं कह रहे हैं कि व्यापक वस्तु अपने आप में, व्यापक वस्तु ही भाव है, भाव ही व्यापक वस्तु है, लेकिन व्यापक वस्तु और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव भाव है। लेकिन वो भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? विश्वास अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? कल्पनाशीलता अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है?
तो ये तो असीमित वस्तु है। तो इसका मतलब है कि जीवन इकाई और तो सहअस्तित्व को अपन नहीं भूलेंगे, लेकिन जिस वास्तविकता को अपन पहचान रहे हैं तो उसको अपन ये कह रहे हैं। ज्ञान क्या चीज़ है? तो व्यापक वस्तु और जागृत जीवन से व्यक्त प्रभाव को हम ज्ञान के रूप में पहचाने। ज्ञान के रूप में फाइनली हो गया कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने का आधार। तो इस रूप में कहा कि ज्ञान ही प्रेम है, प्रेम ही ज्ञान है, ज्ञान ही आनंद है। तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब व्यापक वस्तु को प्योरली पहचाना, तब हम उसको मतलब जब ज्ञान पहचान रहे हैं तो वो जागृत जीवन में अनुभव क्रिया के फलन के रूप में पहचान रहे हैं। आनंद पहचान रहे हैं तो आनंद को पहचानने वाला परमाणु नहीं है, आनंद को पहचानने वाला जागृत जीवन है, ऐसा उसको पहचानेंगे। पर व्यापक वस्तु की महिमा को, सहअस्तित्व की महिमा को इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। भैया हाँ, इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हम कहते हैं कि व्यापक वस्तु अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार में समाधान के रूप में, तो हम जब देखते हैं कि व्यापक में संपृक्तता है, तो व्यापक को ऐसा कहना कि विचार काल में समाधान के रूप में और न्याय के रूप में आचरण काल में, इसका क्या सेंस है? अगर उसको हम सिर्फ सहअस्तित्व तो देख लिया, ठीक है सहअस्तित्व है, लेकिन उसको इतना ही फोकस करना, इसका कहाँ इसका ये मतलब टूटते हैं तो कहाँ तक टूटता है ये? इसका ये मतलब है, देखो बिल्कुल वैसा समझ सकते हैं कि देखे इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का प्रभाव है, एक प्रकार की वस्तु है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की वस्तु है, लेकिन ट्यूब से वो प्रकाश के रूप में है, फैन से वो हवा के रूप में है, एसी से वो ठंडक के रूप में है, किसी मशीन से उसके फंक्शन के रूप में है। यदि इस रूप में भी हम कहें, यदि एक इस ढंग से भी समझें कि किसी इकाई का, किसी मशीन का वोल्टेज और उसकी उपयोगिता, कितनी ऊर्जा, कितना वो ऊर्जित होगा, हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। तो यदि मशीनों के रूप में पात्रता देखें तो कितनी उसकी वोल्टेज, उसकी पात्रता है। जितना वोल्टेज की मशीन होगी उतना एनर्जी वो ड्रॉ करेगा, उतना एनर्जी वो ले लेगा। क्या परफॉर्म करेगी? जिस काम के लिए वो बनी है, जो उसकी उपयोगिता है। लेकिन प्रभाव एक ही है, फंक्शन हमको अलग अलग दिखाई देता है। यदि उस ढंग से देखेंगे तो लोहा लोहे से अधिक नहीं है, जो जिससे बना होता है उससे अधिक नहीं होता है, ऐसा सूत्र है। पंखा देखेंगे तो लोहा ही है, इंजन देखेंगे तो लोहा ही है, लेकिन इंजन अपने आप में इंजन नहीं है। ईंधन को एक नियंत्रित विधि से जलाने की प्रक्रिया का नाम इंजन है। तो बेसिकली ईंधन को जला रहे हो, वो जो गति मिली है वो ईंधन का परिवर्तित रूप है। उस ईंधन को वो परिवर्तित रूप में ईंधन को वैसा परिवर्तित रूप, गति के रूप में परिवर्तित करने के लिए वो मैकेनिज्म है, लेकिन फाइनली ईंधन व्यक्त है। तो उसी रूप में, चाहे एग्जाम्पल क्लोज है लेकिन उतना सटीक नहीं होगा क्योंकि जड़ और उसका फर्क तो रहेगा। तो मूल रूप में कह रहे हैं कि व्यापक वस्तु खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, और एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी ऊर्जा जिसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है का मतलब है किसी को देता नहीं है, लेता नहीं है, आया नहीं है, गया नहीं है। ये क्रिया शून्यता अपने आप में बहुत समझने लायक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इकाई उसमें होने मात्र से ऊर्जित है और अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। तो जड़ परमाणु उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। तो जड़ की जितनी पात्रता है वो क्रिया, उसका प्रमाण क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। प्राण संसार उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है। जीव संसार उसको पाकर आशा के रूप में व्यक्त है। भ्रमित मानव उसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। जागृत मानव उसको पाकर संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त है। तो जागृत मानव से व्यापक वस्तु पूर्ण रूपेण व्यक्त होता है, पूर्ण रूपेण व्यक्त हो पाया, ऐसा जागृत जीवन ने उसको पहचाना, उसकी महिमा को ऐसा पहचाना। तो इसका मतलब है कि जैसे हम थोड़ा और भी फैल के देख सकते हैं, व्यापक वस्तु को कहा कि शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है सुखप्रद है। अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमको इंद्रियों के सुख का हमको अभ्यास है ना, तो शरीर की परस्परता में जो इंद्रियों के साथ में केमिकल चेंज आया उसको मैंने एक तरह से सुख के रूप में पहचाना। और जीवन में ही जो मैंने आत्मा जिसको कह रहे हैं वो व्यापक वस्तु के साथ में जो प्रभाव पाया उसको हम अनुभव काल में आनंद और विचार काल में
तो इसका मतलब है कि एक प्रकार का चेंज जो भौतिक वस्तु के रूप में भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप में आया, उसको जीवन ने एक प्रकार से सुख के रूप में पहचाना। लेकिन जीवन और व्यापक वस्तु की परस्परता में, जीवन इधर इंद्रियों को भोगने वाला भी जीवन ही है, जीवन और भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप को उसने भौतिक सुख के रूप में पहचाना। जीवन और व्यापक वस्तु, इसलिए एक बढ़िया सूत्र है कि क्रिया से क्रिया की तृप्ति नहीं है। जीवन क्रिया से भौतिक क्रिया से जीवन की तृप्ति नहीं है, लेकिन क्रिया शून्य में अनुभूति से जीवन का तृप्ति है। व्यापक वस्तु क्रिया शून्य, क्रिया शून्य को देखने की ताकत आत्मा में है। तो आत्मा जिस क्षण व्यापक वस्तु में अनुभूत होता है, तो व्यापक वस्तु में अनुभूति को वो आनंद के स्वरूप में भोगता है। तो व्यापक वस्तु एक ऐसी महिमा संपन्न वस्तु जिसको हमने ऊर्जा के स्वरूप में पहचाना, पूर्णता के अर्थ में पहचाना, शुद्ध रूप में उसको सुखदायी वस्तु के रूप में पहचाना, उसी को हमने भाव के रूप में पहचाना, उसी को हमने कल्पनाशीलता के स्वरूप में, उसी के सहअस्तित्व के प्रभाव को हमने कल्पनाशीलता के रूप में पहचाना। तो फाइनली ज्ञान के रूप में वस्तु क्या है। तो ऐसा जब सारा पहचाना तो हमको पता चला कि वास्तविकता दो ही है, जड़ और चैतन्य है। ये जो महिमा है, संपृक्तता का महिमा, उसको इतने कोण में पहचानने की कोशिश किया। जैसे हम ज्ञान की बात करते हैं तो अस्तित्व सहअस्तित्व है, मानवतापूर्ण आचरण की बात करते हैं, जीवन ज्ञान की बात करते हैं। तो जब हम आचरण में की बात करते हैं तो न्यायपूर्वक जीने की बात हो गई। अब ये आचरण न्यायपूर्वक जीना जैसे आचरण भी क्या चीज़ है, जैसे इसको थोड़ा रोकूंगा। जैसे नियम क्या चीज़ है? नियम कोई भौतिक वस्तु है कि नियम कोई फैली हुई वस्तु? नियम फैली हुई वस्तु है। इसका मतलब है कि ये हमको समझना होगा कि व्यापक वस्तु और इकाई के सहअस्तित्व में जो प्रभाव है, वो प्रभाव में जो महिमा है वो सहअस्तित्व का महिमा है। लेकिन उसके मूल में जाएंगे तो व्यापक वस्तु का महिमा, जैसे सृष्टि के सभी जीवन में ये सुख की चाहना कहाँ से आई? सभी जीवन में ये पारदर्शिता की चाहना कहाँ से आई? सभी जीवन में ये पूर्णता की चाहना कहाँ से आई? सभी जीवन में ये अखंडता की चाहना कहाँ से आई? तो जिसमें ऊर्जित हैं, जिसमें गर्भित हैं, उसी की लाक्षणिकता व्यक्त है। तो व्यापक वस्तु स्वयं में पारदर्शी है, इसलिए पारदर्शिता की चाहना है। व्यापक वस्तु स्वयं में पूर्ण है, पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए पूर्णता की चाहत है। तो अपने जीवन में जो कुछ है उसको समझने का काम मानव का है। तो जो कुछ है उसको समझने के लिए जो आधार बना, इसलिए व्यापक वस्तु समस्त जो भी कुछ कार्य है उसके मूल में कोई कारण है और महाकारण के रूप में सहअस्तित्व को पहचाने। तो इस रूप में हम देखते हैं तो हमको सृष्टि की समग्रता समझ में आती है कि जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा उस व्यापक वस्तु को पहचाने बिना हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे परमाणु ऊर्जित है, यदि सारी सृष्टि क्रियाशील है तो क्रियाशीलता के पीछे ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सारी सृष्टि में इतना सामंजस्य है तो इस सामंजस्यता के पीछे मैकेनिज्म क्या है? और फिर ये कह रहे हैं कि भैया ये व्यापक वस्तु कहाँ से आ गया, तो ये इकाई कहाँ से आ गई। तो सारी चीज़ों को समझने जाते हैं तो उस इकाई को समझने से हमारी क्लैरिटी बन गई कि व्यापक वस्तु स्वयं में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है तो ना कहीं से आएगा, ना कहीं से जाएगा, ना उसका जन्म है, ना उसका मृत्यु है, इसलिए अनादि है, अजन्मा है ना। तो हमारी कल्पनाशीलता जो बेसिकली जड़, हमारा लॉजिक जो जड़ संसार का लॉजिक है, वो व्यापक वस्तु पे जाके वैसे ही गिर जाता है। तो ऐसा हमारा फिर परमाणु कहाँ से आया? तीसरी कोई चीज़ है नहीं और व्यापक से आया नहीं है, इसलिए वो भी है। तो यहाँ के तर्क ही खत्म हो गया। तो परमाणु कहाँ से आया? है। व्यापक वस्तु कहाँ से आई? है। कुल मिला के सहअस्तित्व है। ना ब्रह्म से इकाइयाँ पैदा हुई, है ना इकाई से ब्रह्म पैदा हुआ, ना चेतना से वस्तु पैदा हुई, ना वस्तु से चेतना पैदा हुई। वस्तु मतलब इकाई और चेतना के सहअस्तित्व को, सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है और चार अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। ये वास्तविकता है। तो ऐसा अपन उसके हर आयाम को पहचान पाए और पहचान के वो तृप्ति हो गई। एक लेवल का तृप्ति लॉजिकल तृप्ति है, भी तर्क तृप्त हो गया। तर्क तृप्त हो गया तो मना करने की गुंजाइश खत्म हो जाती, उसके बाद जानने की आवश्यकता ही बनती। तो तार्किक तृप्ति हमको
दर्शन में आस्थान्वित कर देता है, हमारे भीतर आस्था जगा देता है। आस्था जगाने का मतलब है कि पहले व्यक्ति के प्रति आस्था थी, अब वस्तु के प्रति आस्था। दर्शन का जो कंटेंट है, तो चाहे मानवतापूर्ण आचरण है वो भी हमको स्वीकार होता है, अस्तित्व क्यों है कैसा है ये भी स्वीकार होता है, मैं क्यों हूँ कैसा हूँ ये भी स्वीकार होता है। अब उसको जानने के लिए जिज्ञासा है। अभी भी मुझे कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा प्रेम वाला, क्योंकि मतलब किस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि आगे भी जैसे लिखा है ज्ञानाभूति ही प्रेम है एवं प्रेम का आधार ज्ञान है। प्रेम का आधार ज्ञान है वो समझ आ गया, लेकिन ज्ञान क्या है? व्यापक वस्तु। तो ज्ञान क्या है? व्यापक वस्तु। व्यापक वस्तु क्या है? तो व्यापक वस्तु को अनुभूति के समय में ऊर्जा के स्वरूप में पहचाना, व्यापक वस्तु को ज्ञान के स्वरूप में पहचाना, और व्यापक वस्तु में अनुभूति स्वयं में आनंद का स्वरूप है। वो जो आनंद है और वो पूरी सृष्टि के साथ जो कनेक्शन को पहचानने की बात है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक माँ के गर्भ से दो बच्चे निकले, जिंदगी भर झगड़ा करें, भाई बहनी कहलाते। इसका मतलब है कि हम तो एक गर्भ में लगातार हैं, उससे बाहर निकलने भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम सब एक बड़ी माँ के गर्भ में हैं, वो गर्भ का साइज भी पता नहीं है, पूरी सृष्टि उसी गर्भ में है, इसलिए आपस में संबंधित है। ये जो आपस में संबंधित है, ये स्वीकार्यता का नाम प्रेम है। भाई दो गर्भ से बच्चे निकले तो क्या डॉक्टर तो बताता है, हमको थोड़ी पता है। और जितने हॉस्पिटल में हुए उनको तो वैसे ही पता नहीं है किसका बदल गया। वो कह देती है, नर्स लाके कह देती है आपका बच्चा, अपन मान लेते हैं, अपने क्या पता किसका है। और क्या, किसी का भी लाके दे दे, आस्था ही तो है। बाद में डीएनए चेक करा सकते, लेकिन स्वीकारने का कितना बड़ा फर्क है। और फिल्मों में लास्ट में हीरो को आके कोई बोल देता है तुम तो तुम्हारे माँ बाप ये नहीं थे, उस दिन से उसका पूरा उखड़ जाता मामला, जबकि बदला कुछ नहीं है, केवल इतना ही बोला है कि है ना, तुम मानने का ही तो, जैसा हम जीवन की महिमा है, जैसा मानता है वैसा जीता है। ये मानना जानना से आ जाए या मानना कंडीशनिंग से आए, तो मानना जानना से आ जाए, इसमें स्थिरता है, इसकी निरंतरता है, इसलिए मानने की निरंतरता है, इसलिए जीने की निरंतरता है। बढ़िया। हाँ? इसी से रिलेटेड था। हाँ। पेज 47 में जैसे दिया हुआ है, मूल्य मात्र अनुभव ही है, और यह जागृति क्रम में पाई जाने वाली चैतन्य क्रिया की क्षमता है। तो अगर मूल्य को अनुभव कहा जा रहा है, तो फिर अगर हम ऐसे क्रिया को देखें तो साक्षात्कार, मूल्यों का साक्षात्कार होगा, फिर बोध, फिर अनुभव तक के जैसा मतलब साक्षात्कार से समझने का काम शुरू हुआ और फाइनली वो अनुभव पे जाके पूरा हुआ, उससे कम में पूर्णता नहीं है। इसलिए बार बार इस बात को अपन ध्यान में रखें कि अवधारणा पूरा होते होते एक लेवल का तृप्ति आ गया, एक लेवल का कनेक्शन बन गया, लेकिन आत्मा में अनुभूति हुए बिना, अनुभव संपन्न हुए बिना, वो आनंद जिसकी हमको अपेक्षा है वो वहीं जाके पूरा होगा। तो हमारा मानव के रूप में, ज्ञान के रूप में पूरा होना भी उससे कम में पूरा नहीं है। इसलिए आनंद, आत्मा का जागृत होना, मूल में मैं आत्मा हूं, अपने आप को पहचाने बिना फाइनल तृप्ति नहीं है। इसलिए जो मूल्य हम बेसिकली देखा जाए तो चर्चा में ये बहुत स्पष्ट आया है कि स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है और स्वभाव में मूल्य समाहित रहते हैं। मूल्यों का फाइनली पता तो प्रगटन, जब हम जीते हैं तो मूल्य प्रकट होते हैं, उसके पहले वो स्वभाव रूप में बने रहे। स्वभाव मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो यदि साक्षात्कार की बात करें तो ये कह रहे हैं कि स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होता है। स्वभाव में मूल्य समाहित रहता है, अनुभव पूर्वक जीते समय मूल्यों का प्रकटन होता है। अनुभव के पहले भी जब हम साक्षात्कार बोध के आधार पर जी रहे हैं तो भी मूल्य प्रकट होता है, लेकिन उसकी तृप्ति और अनुभव मूलक जीने की तृप्ति में फर्क है। इसलिए बुद्धि में जो दूसरा क्रिया है वो अनुभव के बाद ही शुरू हो रहा है।
अनुभव के बाद ही व्यक्त होता है तृप्ति वाला जो क्रिया है। जानने वाला क्रिया अनुभवगामी विधि में चल रहा है, जो तृप्ति वाला क्रिया है अनुभव मूलक विधि से आता है। उस तृप्ति का प्रभाव है कि पूरा जीवन उसमें नहा जाता है, उसके बाद कुछ भी शेष नहीं प्रमाण के अलावा, जानने का काम पूरा हो गया। तो आत्मा को कोई, जैसे मन का एक महिमा है ना, वृत्ति का एक महिमा है, चित्त का एक महिमा है, बुद्धि का एक महिमा है, वैसे ही आत्मा का कोई महिमा है। और मैं ही आत्मा हूँ, तो मैं अपने आप को पूर्णतया जाने बिना मुझको वो तृप्ति नहीं है जिस तृप्ति की मुझको तलाश है, क्योंकि मेरी तृप्ति एक ही है कि मुझ में जानने की क्षमता है। तो जानने का तृप्ति बिंदु, इसलिए कहा कि जो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है और कल्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है का मतलब है कि पूर्णतया जान लिया, और कल्म स्वतंत्रता का मतलब पूर्णतया जी लिया। भैया 45 में ही ये बीच में सत्ता की स्थिरता एवं जड़ चेतनात्मक प्रकृति की अस्थिरता प्रसिद्ध है। उभय प्रकृति में स्थानांतरण का अभाव नहीं है। अस्थिरता कहाँ है? 45 में सत्ता की स्थिरता एवं जड़ चैतन्य प्रकृति की त्वसहित व्यवस्था प्रसिद्ध है। अस्थिरता कहाँ ये बोला? फिर पुरानी बुक में गड़बड़ होगा। और यदि जड़ चैतन्य आत्मा की, हाँ पुरानी बुक में ऐसा होगा, उस वहाँ अस्थिरता का मतलब भी यही है कि उसमें परिवर्तनशील है। हाँ, तो मेरा इसमें यही क्वेश्चन बना था कि जो चैतन्य है तो वहाँ तो गुणात्मक जो भी गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, अगर वो अनुभव हो गया तो फिर वहाँ अस्थिरता क्या रही? इसलिए उसको ठीक कर दिए तो असहित व्यवस्था। चलिए आगे चले। हाँ, ये जो पहला लाइन है, उपयोगिता मूल्य में सुंदरता एवं सुंदरता मूल्य में उपयोगिता संविष्ट है, तो यहाँ पर सुंदरता किस अर्थ में है और उपयोगिता? न्याय धर्म सत्य के अर्थ। देखो ये अच्छा बिंदु है और हमारे व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट होता है। अभी सुंदरता किसको बोले, है ना? तो अभी सुंदरता का कोई मापदंड है नहीं। तो फटी जीन्स में भी सुंदरता लग सकती है ना? कपड़े ढकने में, है ना, जून के महीने में 3 पीस पहन के भी सुंदरता हो सकती है, और जनवरी के महीने में शरीर दिखा के भी सुंदरता हो सकती है। अभी हमने सुंदरता को सब तरीके से पहचाना है ना? भाई आप देख लो, यहाँ तो उतनी ठंड पड़ती नहीं है। दिल्ली में जनवरी के महीने में और वो आउटडोर शादियाँ होती हैं और महिलाओं को बिल्कुल ठंड नहीं लगती। सिंपल साड़ी ब्लाउज में जनवरी की ठंड में शादी हो रही होती है, और लड़का जून के महीने में 3 पीस पहना हुआ होता है। इसका मतलब है सारा मामला इस बात का है कि ये हमने स्वीकार रखा है कि मैं सुंदर कैसे दिखूंगा। तो जैसे मैंने सुंदरता को स्वीकारा हुआ है वैसे मैं दिखूंगा। तो अभी सुंदरता का कोई मापदंड यदि बहुत मोटे रूप में कहें तो वो शरीर से जुड़ा हुआ है। तो शरीर कैसे सुंदर दिखेगा उसको हमने अलग अलग तरीके से पहचाना हुआ है। अब फाइनली अब सुंदरता किसको बोलें? तो ये कहा कि न्याय धर्म सत्य की सीमा में जो अच्छा लगने वाला भाग है उसको सुंदरता कहा। मतलब सुंदरता की परिभाषा ऐसा दिया। सुंदरता का दूसरा परिभाषा दिया कि उपयोगिता मूल्य में वृद्धि ही सुंदरता है ना? तो उपयोगिता मूल्य में वृद्धि, तीसरा सूत्र दिया कि उपयोगिता विहीन कला मूल्य शून्य है। अब सब तरफ से टाइट करके देखेंगे तो काम निकल आएगा। तो कोई चीज़ की कोई उपयोगिता ना हो और हम कहें कि कोई सुंदरता है, इसका कोई मतलब नहीं। उपयोगिता किस अर्थ में होगी? न्याय धर्म सत्य के अर्थ में उसकी उपयोगिता होगी। तो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में उपयोगिता होगी तो फिर न्याय धर्म सत्य के अर्थ में शरीर की उपयोगिता क्या है ना? समझने का साधन है, शरीर मल्टीप्लाई करने का साधन है, ज्ञान को प्रमाणित करने का साधन है। इस अर्थ में शरीर को बनाए रखना, और उस अर्थ में अच्छा लगने वाला भाग का मतलब है कि ठीक है, फिर आपको कोई कलर अच्छा लगता है, कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो न्याय धर्म सत्य की सीमा को वायलेट ना करे। तो न्याय धर्म सत्य की सीमा में तो अच्छी बात यह है कि दर्शन में ये नहीं बोल रहे हैं कि सबको वाइट पहनना है या सबको गेरुआ पहनना है कि हरा पहनना है। कुल मिला के, है ना, सृष्टि में सारे कलर हैं और अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी मनस्थिति के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन और कलर को हम चूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन वो न्याय धर्म सत्य की सीमा के बाहर ना जाए, है ना? वो न्याय धर्म सत्य का पोषण करे।
है ना, या वो कामुकता का पोषण करे। तो ऐसा हमारा ध्यान चला जाता है तो तीनों जगह में सुंदरता को हम पहचान सकते हैं। तो कोई आदर्शवादी परंपरा की बात भी नहीं कर रहे हैं और फुहड़ता की बात भी नहीं कर रहे हैं। और इस बीच में जो अच्छा लगने वाला भाग मानव में होता ही है ना, किसी को नमक कम ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा, वो शरीर में भिन्नता रहेगी और शरीर की भिन्नता के आधार पर भौतिक चीज़ों में भिन्नता रहेगी, उस भिन्नता को स्वीकारा जाए। वो एक 45 से ही एक था कि जैसे 45 से आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ नहीं, वो बस एक तो छोटा सा सवाल, मतलब डाउट था कि अनुभव में विहीन मानव सामाजिक नहीं है। हाँ, मतलब इसको ऐसा समझे कि अनुभव विहीन मानव सामाजिकता को प्रमाणित नहीं कर सकता है। तो 0 और 1 नहीं है। सामाजिकता पहले कुछ पता ही नहीं होगा, अचानक सामाजिकता का पता चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं सामाजिकता की अपेक्षा है, कहीं सामाजिकता का एक लेवल का निर्वाह है, लेकिन प्रमाण के रूप में कहें तो प्रमाण अनुभव के बाद है। हाँ, वही तो प्रमाणित अनुभव के बाद ही होगा। हाँ, अच्छा, चलिए 47, 48। 46 पे है। हाँ, जो यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं उसमें थर्ड वाला जो है संपूर्ण उपयोग सामयिक है, तो उसमें संपूर्ण उपयोग किसको बोलते हैं? संपूर्ण उपयोग का मतलब है कि उपयोग का मतलब है कि सामान्यकांक्षा महत्वाकांक्षा, सामान्यकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी साधन सामयिक है, समय अनुसार है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग ही रहेगा। 48, 47 में नीचे से तीसरा चौथा पैराग्राफ है, जो शास्त्र, साहित्य, ग्रंथ गुड, या उपदेश मानवतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हुए भी प्रचार प्रशस्त रहते हैं, वही वर्गीयता और सामुदायिकता के कारण है। यही विविध जाति पंथ का आधार है। जो त्रुटि या अपराध है, यही मानसिक रूप में त्रुटि और व्यवहारिक रूप में अपराध का आधार है। बढ़िया, देखो मैंने नोट करके रखा है। इसमें ये बात हो रही है कि हाँ, जो विधि व्यवस्था को स्पष्ट करने में असमर्थ है। स्पष्ट करने में एक तो है कि उसको भाषा के रूप में याद देना, नहीं ठीक है। देखो कोई भी चीज़ आएगी तो पहले भाषा के रूप में ही आएगी। तो भाषा के रूप में कोई चीज़, देखो इसमें जो दर्शन की जो खूबसूरती है उससे अब ये स्पष्ट हो गया कि किसी चीज़ को पूरा या अधूरा कहने का आधार क्या होगा। तो किसी चीज़ को पूरा अधूरा कहने का आधार क्या है, तो अब हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि ये पूरा अस्तित्व अपने आप में एक व्यवस्था है। हर एक स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। तो मानव में व्यवस्था में भागीदारी ही उसके आचरण का स्वरूप है। तो सार्वभौम मानवीय आचरण से मानव संपन्न हो जाए, इसके लिए सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जीने के लिए सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, और शिक्षा, आचरण और व्यवस्था को संरक्षण देने के लिए सार्वभौम मानवीय संविधान। तो सार्वभौम मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय शिक्षा, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, सार्वभौम मानवीय संविधान। जब तक ये चारों चीज़ें नहीं होंगी तब तक एक परिवार के जीने का स्वरूप हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो चारों चीज़ें जिससे उपलब्ध हो जाए वो पूर्ण है। जब जीने के स्वरूप की बात करेंगे तो समाधि से चारों नहीं निकला। इसका ये भी ध्यान रखना है कि समाधि का अवमूल्यन हमसे मत हो, लेकिन समाधि से ये चारों नहीं निकला। भौतिकवाद से ये चारों नहीं निकला, किसी भी साम्यवादी विचार से नहीं निकला, समाजवादी विचार से नहीं निकला, भौतिकवादी विचार से नहीं निकला, है ना। इसका मतलब है कि बेसिकली मानव का अध्ययन जब तक नहीं है, मानव के अध्ययन के मूल में, देखो पूरे दर्शन में देखेंगे तो 2 ही लाइन है, ज़्यादा नहीं है मामला। जीवन और शरीर अलग है और व्यापक वस्तु में इकाइयाँ संपृक्त। काम इतना ही है। यदि पूरी क्लैरिटी बन रही है तो इतने में ही बन रही है कि मानव जो है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है और सभी इकाइयाँ व्यापक वस्तु और इकाई के रूप में सहअस्तित्व के स्वरूप में है। बस इतनी ही बात है। इतनी बात पूरी होने से
अब सारा जो कुछ भी आज तक धरती पे हुआ, जो कुछ भी आज तक धरती पे हुआ, उस क्रम में जैसे हम धर्म की बात करें तो धर्म में हमने धर्म को लक्षणों, यदि धर्म की बात करेंगे तो दर्शन को मूल रूप में पहचानेंगे। तो जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन के बाद भारत में कोई नया दर्शन 2500 साल तक नहीं आया है, उसके बाद ये मध्य दर्शन आया है। उसके पहले मूल रूप में देखें तो वेदांत, वेद और वेदांत हैं, और फिर उनकी अलग अलग शाखाएं हैं जिसके बारे में मेरा ज्ञान कम है। लेकिन इससे ये समझ में आया कि इस सृष्टि अपने आप में निश्चित है, दो ध्रुव अपने आप में निश्चित है। सृष्टि अपने आप में निश्चित है, मानव में समझने की असीम क्षमता अपने आप में निश्चित है, और इस बीच में सारी यात्रा है। इस बीच में सारी यात्रा के क्रम में इस धरती पे जो भी मुख्य रूप से धर्म जिसको हम कह रहे हैं, यहूदी और मुस्लिम, और 3 धाराएं आती हैं ना, यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये बेसिकली एक ही धारा है। फिर ये हिंदू, और बहुत गहरे में जाएंगे तो मूल में फिर सारा ही एक जैसा हो जाता है। लेकिन मूल में ये सारा उद्घाटित करते करते हमने धर्म को अभी तक लक्षणों के रूप में पहचाना है। जब लक्षणों के रूप में धर्म को पहचाना जाएगा, जैसे भारत में, भारतीय हिंदू उस परंपरा में 10 लक्षणों के रूप में पहचाना, मेरे तो याद नहीं रहता है वो, अस्ते, सोच और निग्रह, क्या क्या बोलते हैं। अब बाबा ने उसको धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना। जब लक्षणों के रूप में पहचानते हैं तो एक धर्म 5 पहचान सकता है, एक 15 पहचान सकता है, एक 25 पहचान सकता है, एक 10 पहचान सकता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, धार्यते इति धर्मा, इस परिभाषा के अनुसार भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ये मानते हुए कि सभी धर्मों में कोई अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन फाइनली सभी धर्मों में अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन अपने धर्म को, जब मेरी धर्म की समझ नहीं है और धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा आधार है, तो मैं धर्म के मामले में बहुत सेंसिटिव होता हूँ जब मैं उसको नहीं समझता हूँ तो, और उसके प्रति फिर मेरे भीतर आवेश आएगा ही, ये नेचुरल बात है। तो इसको शिफ्ट करते हुए यदि दर्शन में होने के स्वरूप को धर्म के स्वरूप में पहचाना गया तो मानव सुख धर्मी है। अब इसको नहीं बदल सकते आप, इसमें 10 नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते, 2 भी नहीं कर सकते। तो मानव सुख धर्मी है, तो पूरी सृष्टि के सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, अब किसी को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जब कोर में चले गए तो जो भी सभी धर्मों से हमने कोई अच्छी चीज़ें पाई, उनका सम्मान बनाए रखते हुए जहाँ तक की यात्रा होनी शेष है, तो सभी धर्मों में हम मानव का अध्ययन नहीं कर पाए। अब यदि मानव का अध्ययन होता है तो अपने अपने धर्म के साथ का सम्मान करते हुए, उसको एक यात्रा के रूप में पहचानते हुए हम आगे की यात्रा सहज रूप में कर सकते हैं, और धरती के हम सभी मानव मानवीयता को स्वीकारते हुए मानवीयता के साथ हो सकते हैं। मानव धर्म एक है, मानव लक्ष्य एक है, मानव जाति एक है ना, सत्य एक है, धरती एक है ना, इस रूप में पहचानते हुए साथ जीने की जगह बन सकती है। नहीं तो ये जो सेंटेंस, ये जो सूत्र जिस बात को कह रहा है वो अपने आप में बिल्कुल बहुत साफ सुथरा है। जो शास्त्र, साहित्य, ग्रंथ या उपदेश मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हुए भी प्रचार प्रसक्त रहते हैं, वही वर्गीयता और सामुदायिकता के कारण है ना। भी अब नई मुहिम भारत में चल रही है कि भाई मुस्लिम है, कुल मिला के पहले हिंदू ही तो थे, हिंदू ही तो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू ही सिख में कन्वर्ट हुए हैं, है ना। और गहरे में जाएंगे तो गुफा में था तो मानव ही था, बाकी तो ब्रांडिंग बाद में हुई है। यदि ऐसा ध्यान देने जाएंगे तो जब मेरे को मानव को समझने की हैसियत आएगी, मानव को स्वीकार करने की हैसियत आएगी, और फाइनली मेरा परिवार सुखपूर्वक जिए, इसको तो कोई नहीं नकार पाएगा, है ना। और अभी तक ये था कि अध्यात्म कुछ लोगों के लिए ऑप्शन था जब हम ईश्वर की अनुभूति की बात कर रहे थे। अब जब जीने की जगह में आया तो अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीना तो सबकी आवश्यकता है, और अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने का मतलब है कि सारा धर्म, अध्यात्म और मानव का अध्ययन उसमें कवर हो जाता है। तो अब हम जिस जगह को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी पाएँ, परिवार सही अर्थों में मानव में आचरण परिवर्तन के लिए पाठशाला बन जाए, और सही अर्थों में माता पिता अपना जीवन को अपने बच्चों के गुरु होने के रूप में, आचरण की शिक्षा देने के रूप में सफल हो पाएं, तो सभी फाइनली हम किसी भी धर्म और जाति से, धरती से, कहीं से भी आए हैं, मानव होना हमारी आवश्यकता है। तो यहाँ पे आके जब ये कह रहे हैं कि अपराध है, ये मानसिक रूप से त्रुटि और व्यावहारिक
अपराध का आधार है। फाइनली देखो, धर्म वो शब्द है जिससे हमने शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, और धर्म के मारे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो धर्म की दीवार मानव मानव के बीच में सबसे बड़ी दीवार है, क्योंकि मेरी पहचान के रूप में धर्म सबसे गहरी जड़ें हैं। तो धर्म जीवन की मौलिकता को व्यक्त करता है, जाति शरीर की मौलिकता को व्यक्त करता है। धर्म और जाति की क्लैरिटी हुए बिना मानव का मानव के साथ जीना संभव नहीं होगा। उस आधार पे अपना पराये का भेद होता ही रहेगा। इसमें एक्चुअली पूछना ये था कि जो लिखा हुआ, तो अभी जैसे हम इस बातों को पढ़ रहे हैं, फाइनली जब एक्सप्लेन बाबा जी हैं थे तो एक्सप्लेन हुआ, अभी भी ये चीज़ें हैं, अब स्पष्ट होती हैं, बहुत बारी पढ़ने से स्पष्ट ही नहीं होती, आदमी अपनी मनस्थिति से उसके अर्थ निकाल लेता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि इसको हम कैसा देखते हैं। ऐसे ही देखें, जो मैंने कहा उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा, जो मैंने शेयर किया उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि अब तक सारे धर्मों के रूप में जो कुछ भी प्रयास हुआ, उसमें जो भी अच्छाइयाँ हैं सबका सम्मान करते हुए सार्वभौम मानवीय आचरण, सार्वभौम मानवीय शिक्षा व्यवस्था और संविधान का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ, तो सारे धर्म आपस में दीवार का कारण बन गए और फाइनली युद्ध का कारण बनते हैं। एक अनसेड कोल्ड वॉर जारी रहता है। धर्म के आधार पे अपने आप को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा मानना, जाति के आधार पे अपने आप को बड़ा और छोटा मानना, ये सबसे गहरी जड़ें हैं ना। पैसे के आधार पे कम ज़्यादा को अपन हैंडल कर लेते हैं, शरीर के आधार पे रूप रंग को कम ज़्यादा को अपन हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि ये भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन धर्म और जाति की जड़ें सबसे गहरी हैं, और हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी इनको हैंडल नहीं कर पाए हैं। तो इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है कि मानव का अध्ययन हो जाए, और मानव के अध्ययन पूर्वक, मानव का तृप्तिपूर्वक जीना अपने परिवार में हो जाए, तो आदमी भुला देगा सब चीज़ों को। देखो, जब आदमी जैन नहीं था और कोई समय में जैन शुरू हुआ, बौद्ध नहीं था, कोई समय में बुद्ध के आने के बाद में बौद्ध शुरू हुआ, इसका मतलब उसके पहले भी आदमी कुछ था ना। तो वहाँ से आगे बढ़ा तो इसको स्वीकार लिया, अब जहाँ है उससे आगे बढ़ने के लिए जो आएगा उसको स्वीकार लेंगे। भी हम में से कितने लोग गायत्री परिवार से जुड़ के आ रहे हैं, हम में से कितने लोग किसी ओशो से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों से हम क्यों जुड़ रहे हैं? आखिर आदमी के भीतर वो खुलापन तो है ही है ना, कि आदमी जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख के साथ जीने की कामना के साथ होता है। तो यदि हम इसको जी के समझ पाए अपने परिवारों में, और हम मानव हो पाए, तो दूसरा भी चल देगा, वो भी मानव होना ही चाहता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई चिन्ह प्रतीक कर्मकांड नहीं। चिन्ह प्रतीक कर्मकांड किसी भी बात को सीमित करता है। आपको याद होगा, ये बोर्ड पे, यहाँ तो नहीं है, उधर वाले बोर्ड पे वो एक उत्सव वाला मानव का बना हुआ है। वो राजेश पाठक जी प्रिंसिपल थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन्होंने बनाया था। एक दिन बाबा ने देख लिया वो, तो बोले तुम ज्ञान का चिन्ह बना दिए। तो ज्ञान अपने आप में निराकार वस्तु है, उसका कोई चिन्ह नहीं हो सकता। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? सब तो अपने ज्ञान का कोई चिन्ह बनाए हुए हैं। तो ज्ञान को प्योरली ज्ञान के अर्थ में फिर आचरण ही उसकी अभिव्यक्ति, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मूल स्रोत रहते हैं वो तो ध्यान आकर्षण करा पाते हैं, बाद में फॉलोवर्स कुछ का कुछ कर ही लेते हैं। वो नेचुरल है, वो सभी जगह होगा ही। तो इसका मतलब है कि जैन में अब 27 धाराएं हो गई, 50 धाराएं हो गई, जो धाराएं जीवन विद्या में भी होंगी, और वो स्वाभाविक है। उस यात्रा की जर्नी में जैसा जीवन मानता है वैसा जीता है, अब जैसा मानेगा वैसा जीने लगेगा। तो ये धाराएं होना भी अब समझ में आता है, ये भी चलता रहेगा। यदि कोई चीज़ प्रमाणित होना शुरू हो गई, यदि अनुभव से अनुभव मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, तो ये रुक जाएगा। इसके बावजूद भी इतने गुंजाइश थोड़ी कम इसलिए है कि पूरी की पूरी बात में कोई चिन्ह प्रतीक शामिल नहीं है। इस तरह का कपड़ा पहनना है, इस तरह का टीका लगाना है, इस तरह की पूजा करना है। शुद्ध रूप से आज ज्ञान है, पुस्तक है और आचरण है। ऐसा नहीं, पुस्तक है और आचरण है। और पुस्तक को भी बता दिया, समझ में नहीं आई तो बच्चे की टट्टी पहुँचने काम आएगी। इससे और क्या बोलेंगे, है ना? और इसको पढ़ के आप ज़्यादा करोगे तो थोड़ा बहुत बोल बाल के 2-4 पैसा कमा लोगे, इससे और कुछ कर नहीं सकते। तो काफ़ी ऐसा लगता है कि एक सुखद जगह में है ना? इसमें कोई संगठन बनाना नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता है वो सबको बताएगी कि क्या करना है ना? और ऐसा कोई सुनने के लिए अब तैयार भी नहीं है।
तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, आदमी समझेगा, अपने वातावरण के साथ जिएगा, जैसा आपका प्रभाव होगा वैसा लोग स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो काफ़ी आराम है? मेरा ये बैटरी ऑन ऑफ हो रहा है, इसका बैटरी कम हो रहा है, इस पर इसकी आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट, शांत रहना, शांत। इसका लाइट जल रहा है तो इसका सेल बदलना पड़ेगा। अच्छा, इसकी आवाज़ है। ये हो गया, उत्तर हुआ कि नहीं, है ना? तो इसका मतलब है कि जो अधूरा है वो अधूरा ही रहेगा, तो उसकी अच्छाइयाँ जो हैं उसको भी, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से तो हम कुछ दूर चले हैं, तो उस भाग को भी पहचाना जाए, तो दोनों भाग को साथ साथ कहा जाए, नहीं तो फिर अधिमूल्यन अवमूल्यन हो जाता है। हाँ, इसमें ऐसा ही जांच सकते हैं कि स्वनिरीक्षण से ही बात आगे बनती है, और ये दिखता है कि हमको पूरा पड़ता दिखता है, सबके साथ दिखता है, तो आगे पहुँचते हैं, और जो अभी तक हुआ है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो ठीक है, उसके आगे की यात्रा है। भैया 48 में गुड। ये 2 लाइन लिखी है, सामाजिक मूल्यों की स्वीकार क्षमता बराबर संस्कृति, सामाजिक मूल्यों की वहन क्षमता बराबर सभ्यता। तो मुझे इसमें ये समझ में आया कि जो सामाजिक नियमों के साथ जीने की बात है, हेलो, हाँ, है ना, सामाजिक नियमों के साथ जो जीने की बात है वो शिक्षा विधि से पहुंचता है, तो उससे जो हम कल पूर्णताएं की बात कर रहे थे, तो वो एक संस्कृति का भाग है और वो परंपराओं में बन जाता है, वैसा होता रहता है। वहन क्षमता वो सभ्यता है, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ है? देखो, परंपरा तो संस्कृति की भी है, सभ्यता की भी है ना, उस सेंस में कहेंगे तो। लेकिन कल जितनी बात हमने की है उससे क्लैरिटी हमारी बनी कि बेसिकली पूर्णताओं को जो पहचानने की बात है, स्वीकारने की बात है और उसको व्यक्त करने की बात है, उसको अपन संस्कृति के रूप में पहचान रहे हैं। और फाइनली जो जीने के स्वरूप में मानव लक्ष्य के अर्थ में जो कार्य व्यवहार की श्रृंखला परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जाती है, जो वो विश्व परिवार तक पहुंच रही है, उसको अखंडता सार्वभौमता के रूप में पहचान रहे हैं। एक परिवार की सीमा में वो कार्य व्यवहार संस्कृति सभ्यता के स्वरूप में पहचान है। हाँ, तो उसकी स्वीकार क्षमता, पूर्णता, यदि आप देखोगे तो बेसिकली जो स्वीकार क्षमता है वो संस्कृति है पूर्णता के अर्थ में, और जो उसकी वहन क्षमता है, वहन क्षमता का मतलब उसको रोज जिएंगे। आखिर परिवार में भी जो हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो किसी पूर्णता के अर्थ में है। परिवार में मानव लक्ष्य के रूप में परिवार अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में परिवार भागीदार हो जाए, उस अर्थ में हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं। तो उस सेंस में जब बात करेंगे तो जो वहन क्षमता के अर्थ में सभ्यता कार्य व्यवहार के स्वरूप में उस क्षमता को देख रहे हैं। बाकी जो पूर्णताओं की स्वीकृति है, जो स्वीकार क्षमता है, मूल्यों की स्वीकार क्षमता, तो मूल्यों की स्वीकार क्षमता में जैसे मानव में भी हम जीवन मूल्य और मानव मूल्य और ऐसा सब देख रहे हैं, तो ये भी एक पूर्णता मानव में देख रहे हैं ना। इन पूर्णताओं की ही स्वीकार्यता है भैया इसी में है। हाँ, तो संस्कृति को आचरण में लाना ही सभ्यता है। भैया इसी में नीचे पैराग्राफ से ऊपर में शिष्ट मूल्य ही अनुभव को इंगित करता है, यही सभ्यता व शिक्षा है। हाँ, शिष्ट मूल्य पूर्वक देखो, अनुभव का मतलब है अनुभव को व्यक्त करते हैं तो जीवन मूल्य को व्यक्त करते हैं तो मानव मूल्य को व्यक्त करते हैं, मतलब जीवन में ही अभी आ रहा है तो स्थापित मूल्य, दूसरे मानव के साथ व्यक्त करते हैं तो शिष्ट मूल्य, इसका नाम शिक्षा है। जीवन में ही आत्मा के लेवल पे उसको अनुभव कह रहे हैं, जीवन में ही जिसको कहेंगे कि बुद्धि के स्तर पे, व्यवस्था के स्वरूप में, व्यवस्था में भागीदारी, तो व्यवस्था का दर्शन के रूप में बुद्धि में उसको जब स्वीकार रहे हैं तो वो मानव मूल्य के अर्थ में,
उसको ही मानव मानव की परस्परता में जब जीने के स्वरूप में ला रहे हैं तो वही स्थापित मूल्य, दूसरे मानव के साथ व्यक्त कर रहे हैं तो उसको शिष्ट मूल्य, और शिष्ट मूल्य को ही शिक्षा के स्वरूप में पहचाना। शिष्ट मूल्य शिष्टतापूर्वक व्यक्त करने की योग्यता ही शिक्षा है। चलो 49। किसी का प्रश्न? भैया यहाँ पर संस्कृति ही विधि बोल्ड लाइन में लिखा है, बोल्ड हाँ, संस्कृति ही विधि, सभ्यता ही नीति। यहाँ विधि व्यवस्था। संस्कृति सॉफ्टवेयर पार्ट है, सभ्यता हार्डवेयर पार्ट है। संस्कृति स्थिति है, सभ्यता गति है ना? संस्कृति नियम के स्वरूप, पूर्णता को पहचानना, नियम को पहचानना, और उसका व्यवहार का जो नीति है उसको जब आचरण में लाना, संस्कृति को आचरण में लाना ही सभ्यता है, उसको नीति के रूप में कह रहे हैं। और विधि और नीति की संयुक्त प्रक्रिया ही व्यवस्था है। तो अखंडता सार्वभौमता फाइनली क्या है? विधि, और विधि को व्यक्त किए तो वो नीति, सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता के संयुक्त रूप को व्यवस्था के रूप में पहचान रहे हैं। आगे लिखा भी है, व्यवस्था की चरितार्थता संस्कृति व सभ्यता के रूप में प्रत्यक्ष, इसलिए नियंत्रण विहीन इकाई नहीं है। ये चक्रत्रय क्या होता है ना? ध्यान में है? हाँ, ठीक। चलो 50। भैया इसमें 50 पेज में सेकेंड पैराग्राफ में ये चौथी लाइन से अध्ययन पूर्ण क्रियाएं स्पष्ट योजना। मैं पढ़ता हूँ। अध्ययन पूर्ण क्रियाएं स्पष्ट योजना एवं प्रमाणों के रूप में, विचार पूर्ण क्रियाएं योजनात्मक कार्य व्यवहार के रूप में, कल्पनात्मक क्रियाओं की उपादेयता अग्रिम शोध व अनुसंधान के लिए उपयोगी है। अध्ययन पूर्ण क्रियाएं स्पष्ट योजना व प्रमाणों के रूप में हैं। अध्ययन पूर्ण मतलब फिर अनुभवपूर्ण। तो अनुभवपूर्वक कल्पनाशीलता योजना में परिवर्तित हो जाती है। योजना का मतलब ही है कि अध्ययन की कल्पनाशीलता की परिभाषा है आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति, योजना की परिभाषा है आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति। तो योजना का अनुभव में क्या बोलेंगे? संक्रमित हो जाना, रूपांतरित हो जाना। तो के रूप में विचारपूर्ण क्रियाएं योजनात्मक एवं व्यवहार के रूप में। तो अनुभवपूर्वक जो विचारपूर्णता आई वो क्रियाएं योजना कार्य व्यवहार के स्वरूप में। जो कल्पनात्मक क्रियाओं की उपयोगिता की उपादेयता अग्रिम शोध व अनुसंधान के लिए। कल्पनाशीलता क्या चीज के लिए? अध्ययन के लिए उपयोगी है। यही मानव के उत्थान, प्रगति, सद्गति। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ूं। अमानवीयता से मानवीयता पूर्ण जीवन में संक्रमित होने की बाध्यता न्याय की याचना के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्त है। ये ठीक है, जो 10 सोपानीय व्यवस्था में सफल है। न्याय की साम्यता एवं न्याय के ध्रुवीकरण के लिए प्रत्येक स्थिति में प्रयास है। व्यक्तिगत रूप में कई व्यक्ति मानवीयता से समृद्ध एवं अतिमानवीयता से परिपूर्ण पाए जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के परिवार के सभी सदस्य उनके सदृश नहीं होते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति को सजग सतर्क मान लेने मात्र से परिवार एवं समाज का एक सा होना संभव नहीं हुआ, जिसकी साक्षी में सामुदायिक विविधता है, फलतः वर्ग एवं युद्ध परंपरा है। अतएव जब तक मानवीयतापूर्ण शिक्षा अखंड समाज के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था सुलभ नहीं होगी, तब तक सर्वशुभ के लिए प्रयोग होना स्वाभाविक है। बढ़िया है। कुल मिला के कह रहे हैं कि शिविर विधि से काम नहीं चलेगा, शिक्षा विधि से काम चलेगा। शिविर विधि शुरुआत है, फाइनली शिक्षा विधि है, फाइनली स्वराज्य विधि है। स्वराज्य विधि पूर्वक जब शिक्षा होगी तो वो और ज्यादा प्रभावी होगी। 51 है प्रश्न पूछ रहे? हाँ वही मेरे ये जो 50 में वो आपने बताया था ना कि इसमें योजनात्मक मतलब कल्पना
जब शीलता है, कल्पनाशीलता का जब कल्पना पूर्णता हो जाती है तो फिर ये अध्ययन के बाद योजना हो जाती है। मतलब जब हम लोग अध्ययन मतलब क्रम में आगे बढ़ जाते तो योजना है, तो योजना के लिए भी तो कल्पना करना पड़ेगा। मतलब अरे कल्पना ही योजना में बदल गई। कल्पना की परिभाषा है आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति, योजना की परिभाषा है कल्पनाशीलता की स्पष्ट गति, आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति। तो कल्पनाशीलता मतलब भ्रमित मानव, योजना मतलब जागृत मानव। जागृत मानव में कल्पनाशीलता नहीं रहता है, वो जिसको अभी कल्पनाशीलता कह रहे थे वो योजना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। चलो 51 आगे चले। भैया इसमें है ना ये मौलिकता, जो इसमें 11 में मौलिकता बराबर वस्तु स्थिति पूरा, मतलब ये जो दोनों वो है मानव का। मौलिकता वाले को बोलूं। मौलिकता का मतलब वस्तु स्थिति वस्तुगत सत्य। देखो 3 सत्य है, स्थितिगत सत्य, वस्तु स्थिति, वस्तुगत सत्य। तो रूप गुण स्वभाव धर्म देश दिशा काल, इसको मौलिकता बोल रहे हैं। तो मूल्यांकन बराबर मूल्यांकन क्षमता, बराबर आशा विचार इच्छा संकल्प, बराबर प्रतिभा, बराबर निकुलता पांडित्य, बराबर व्यवहार उत्पादन, बराबर व्यक्तित्व, बराबर मौलिकता। कनेक्ट ऐसे ही हो रहा है कि मौलिकता मतलब मूल्य, मूल्य मतलब उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप। जैसे एक भाई का मूल्य बहन के लिए क्या है, तो एक भाई का बहन की ज़िंदगी में जो भागीदारी है वो भाई का मूल्य है। माँ बाप का बच्चों की ज़िंदगी में जो भागीदारी है वो माँ बाप का मूल्य है। बच्चों का माँ बाप की ज़िंदगी में भागीदारी है उनका मूल्य है। तो किसी भी इकाई का मूल्य मतलब उसका आचरण व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। अब व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप को कैसे पहचानेंगे? रूप गुण स्वभाव धर्म और देश दिशा काल के रूप में एक वस्तु को पूरा पहचानना होता है। किसी भी इकाई को पूरा पहचानना है तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म और उसके साथ में देश दिशा काल है। इसको तो और बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा पहचान लिया तो इसमें उसका ऐसा पहचानने के आधार पर ऐसा हम पहचान पाए। मूल्यांकन क्षमता का मतलब है कि इसको हम कितना पहचान पाए। ऐसा पहचानने के आधार पर आशा विचार इच्छा संकल्प फिर को हम प्रतिभा बोलते हैं। फाइनली ये प्रतिभा निपुणता कुशलता पांडित्य का स्वरूप है। ये व्यवहार और उत्पादन के रूप में व्यक्त होता है। इसी को व्यक्तित्व बोलते हैं। व्यक्तित्व तो का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप, इसी को मौलिकता बोलते हैं। और किधर से भी पढ़ो। मौलिकता का मतलब है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब है उत्पादन और व्यवहार। मतलब ये अनुभव, मतलब अनुभव मूलक विधि से पढ़ने से वो ठीक से आके गिरता है, नहीं तो वो कहाँ से आ गया व्यक्तित्व। फाइनली तो सूत्र पकड़ के रखना है कि समझना होल टू पार्ट है, जीना पार्ट टू होल है। होल समझ में आएगा तो ही पार्ट समझ में आता है। जिएंगे कैसे? जिएंगे तो पार्ट टू होल जिएंगे। जीने का मतलब है अपने परिवार में ही हूँ, परिवार में हूँ तो परिवार के साथ साथ जीना, थोड़ा फैल के जीना होता है, फिर और फैल जाता है और फैल जाता है, पूरा फैल सकता है। ये जो नीचे है मानव मूल्य धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, यहाँ पर नहीं, ये मानव मूल्य बराबर कौन से पेज पे हो? इसी के नीचे भैया मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य मूल्यांकन योग्यता निर्वाह क्षमता शिष्ट मूल्य बराबर मानव मूल्य व्यवहार है। यहाँ पर मानव मूल्य को तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में, फिर यहाँ पर स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य नहीं, मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य प्लस मूल्यांकन प्लस निर्वाह प्लस शिष्ट मूल्य बराबर मानव मूल्य। इसको उल्टा पढ़ लो। अब मानव मूल्य का मतलब है ऊपर वाला सारा। मानव मूल्य धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना। तो मानव मूल्य कैसे व्यक्त होगा? एक धीरता वीरता दया कृपा करुणा सहित एक मानव स्थापित मूल्य के साथ में उसका मूल्यांकन सहित उसकी निर्वाह क्षमता सहित शिष्ट मूल्य पूर्वक प्रस्तुत होगा। इसका नाम व्यवहार है। दम लगाना पड़ेगा।
कोई नहीं, वो कनेक्शन धीरे धीरे बैठता है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, यही प्रोसेस है। वो सारा बुक पढ़ते पढ़ते ना कहीं से कोई कनेक्शन बैठेगा, कहीं से कोई कनेक्शन बैठेगा, वो सबका अपना अपना मौलिक रहता है। चलो 52। और कुछ भैया इसमें लास्ट में बोल्ड लाइन में सम्यकता पूर्णता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। कहाँ पढ़ गए? लास्ट 52 का लास्ट 52 का लास्ट, बोल्ड लाइन। हाँ, सम्यकता पूर्णता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। पूर्णता का मतलब है क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, गठन पूर्णता लिखा ही है। पूर्णता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। बढ़िया सूत्र है। जिज्ञासा पूर्ण हो जाना भी संचेतना रूप में नहीं, जिज्ञासा है। अब जिज्ञासा का पूर्ण हो जाए तो अनुभव है। भाई गठन पूर्णता कैसे हो गई, क्रिया पूर्णता कैसे होगी, आचरण पूर्णता का स्वरूप क्या है, इसके प्रति जो जिज्ञासा है, इसका नाम, ये इस अर्थ में संचेतना का ये मतलब है। वो उपलब्ध हो जाए, इसका नाम संचेतना है। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता जो होती तब उसको संचेतना। हाँ, मतलब वो आशय समझने की बात है ना कि फाइनली होगा तो वही होगा जो आप बोल रहे हो। लेकिन संचेतना किस क्या चीज़ को बोल रहे हैं? तो संचेतना को चिन्हित किया कि गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के प्रति जो जिज्ञासा है, इसका नाम संचेतना है। फाइनली संचेतना समझ में आएगी तो क्या आएगी? मानव के स्वरूप में ही समझ में आएगी। संचेतना समझ में आएगी तो उसको सूचनाओं को लेने वाला भी संवेदनशीलता पूर्वक ही सूचनाओं को लेगा। साक्षात्कार बोध अनुभवपूर्वक संवेदनशीलता पूर्वक ही उसको प्रमाणित करेगा। तो संचेतना शब्द को ध्रुवीकृत किया कि संचेतना शब्द क्या चीज के बारे है। संचेतना शब्द का प्रत्यक्ष रूप स्थापित मूल्य है संवेदना, संज्ञानीयता का। संज्ञानीयता संवेदना पूर्वक ही व्यक्त हो गई। मतलब भाषा की तो सीमा है ना, एक बार में सारी बात ही हर बार बोलोगे तो पढ़ पढ़ के मुश्किल हो जाएगी। अपने को इशारा समझना होता है कि कोई सेंटेंस क्या इशारा हमको कर रहा है, क्या कहने की कोशिश। 53 53 फर्स्ट पैराग्राफ। ऐषणा त्रय में से के लिए एक सूत्रता स्थापित प्रतिस्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। यही चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतनशीलता जीवन सहज कंपनात्मक गति की शालीनता है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है चिंतनशीलता। स्पष्टतया हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। स्वयं तथा वातावरण में से के लिए ही धावन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वयं तथा वातावरण से अधिक स्पष्टता अवकाश, स्वयं तथा वातावरण से अधिक स्पष्टता अवकाश अवसर आवश्यकता प्रमाणित नहीं है। स्पष्टता होना ही निर्भ्रमता है। स्पष्टता स्पष्ट होना ही भ्रांता भ्रांत है। स्पष्टता न होना ही भ्रांति है। मानव में भ्रांति ही पीड़ा है, यही अजागृति है। पीड़ा से मुक्ति के लिए उत्प्रेरणा है, क्योंकि मानव पीड़ा से मुक्ति अजागृति से जागृति के लिए प्रयासशील है, जो प्रसिद्ध है। बढ़िया हो गया। तो देखो, ऐषणा त्रय में ऐषणा त्रय से ऐषणा त्रय के लिए एक सूत्रता स्थापित करने की चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। तो ऐषणा त्रय मतलब लोकेशना, पुत्तेषणा, वित्तेषणा, तीनों में एक सूत्रता स्थापित हो जाए। एक सूत्रता स्थापित होने का मतलब है कि सब कुछ अनुभव प्रमाण के अर्थ में हो जाए। इसके लिए चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। यही चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतनशीलता मुख्य रूप से इसमें जो समझने की बात है कि चिंतनशीलता जीवन सहज कंपनात्मक गति की शालीनता है। कंपनात्मक गति तो बेसिकली चिंतन, कंपनात्मक गति और चिंतनशीलता को समझने की बात है। तो देखिए, कल भी ये चर्चा अपनी आई थी कि जो परमाणु में विकास है वो मूलतः
यदि हम गठनशील परमाणु को देखते हैं तो कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से कम रहती है। वर्तुलात्मक गति किसी इकाई के होने का स्वरूप है, कंपनात्मक गति उसकी व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। जितनी भी मनुष्येतर प्रकृति है ना, तो मनुष्येतर प्रकृति में हमको यदि शरीर की बात करेंगे, जड़ परमाणु की बात करेंगे, तो जड़ परमाणु में उसके होने के स्वरूप हमको आचरण में व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। ये ठीक है। जड़ संसार में इकाई का जो होने का स्वरूप है वो हमको आचरण के रूप में दिखाई देता है। जीवन में देखें तो क्या दिखाई देता है? जीवन के होने का स्वरूप आचरण में दिखाई देता है कि जीवन के रहने का स्वरूप आचरण में दिखाई देता है? रहने का स्वरूप हमको आचरण में दिखाई देता है। तो इससे ये समझ में भी आता है, हमको अभी भी समझ में आता है कि बेसिकली कंपनात्मक गति जीवन के बारे में ये कह रहे हैं कि जीवन वो घटना है, गठनशील से गठनपूर्ण होना वो घटना है जब एक परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से अधिक हो जाती है। और ये वर्तुलात्मक गति, कंपनात्मक गति इतनी अधिक होती है कि अब वो कोई अंश उसमें ना आएगा ना जाएगा। उसी क्षण ये परमाणु भारबंधन और अणुबंधन से मुक्त होकर आशा बंधन के स्वरूप में पाया गया। आशा बंधन का इतना ही मतलब है कि जड़ परमाणु से व्यापक वस्तु ध्वनि ताप और विद्युत के रूप में व्यक्त है, चैतन्य परमाणु से व्यापक वस्तु आशा विचार इच्छा के रूप में व्यक्त है। मिनिमम वो आशा के रूप में व्यक्त है, और मिनिमम आशा के रूप में व्यक्त होने का मतलब है कि अंतिम परिवेशीय सक्रियता को व्यक्त करता है। परमाणु में जब विकास की बात करते हैं तो परिवेशीय सक्रियता की बात करते हैं। परमाणु में जब विकास की बात करते हैं तो भौतिक क्रियाकलाप में अंतिम परिवेश भागीदार होता है, रासायनिक क्रियाकलाप में अंतिम और अंतिम के पहला परिवेश भागीदार होता है। और जब अंतिम और अंतिम के पहला और उसके और पहला परिवेश सक्रिय होता है तो उससे कंपनात्मक गति का इस प्रकार बढ़ जाना कि उस अर्थ में एक परमाणु का गठनशील से गठनपूर्ण हो जाना, जिसके फलस्वरूप कंपनात्मक गति का वर्तुलात्मक गति से अधिक हो जाना, जिसके फलस्वरूप उसके आचरण में कंपनात्मक गति का स्वरूप दिख पाना। और जीवन जागृति की जब बात कर रहे हैं तो इतना ही कह रहे हैं कि गठनशील से गठनपूर्ण होते समय कंपनात्मक गति अधिकतम हो गया। इस कंपनात्मक गति का व्यक्त होना ही जागृति है। इस कंपनात्मक गति का व्यक्त होना ही जागृति है। पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन आशा के रूप में कंपनात्मक गति को व्यक्त करता है। भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता ही कंपनात्मक गति का स्वरूप है, और जागृत मानव में ज्ञान ही कंपनात्मक गति का स्वरूप है। बढ़िया। इसको व्यावहारिक रूप में कैसे देखें? एक आदमी जब मन के तल पे जीता है तो केवल भौतिक वस्तुओं के साथ में जीता है। एक व्यक्ति जब विचार, एक व्यक्ति का जब अंतिम जब हम केवल वस्तुओं के साथ में जी रहे हैं तो विचार की ताकत को वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वृत्ति को मन अंगेज करता है, इच्छा को मन अंगेज करता है, जिसमें कि वृत्ति और इच्छा का समर्थन नहीं रहता है। इसी का नाम अंतर्विरोध है। जब विचार पक्ष सक्रिय होता है तो मन को अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो इसका मतलब है कि विचार पक्ष जिस व्यक्ति में सक्रिय होता है उसका प्रभाव क्षेत्र हम अलग तरह से देख सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने इस धरती पे कोई बड़े प्रभाव क्षेत्र क्रिएट किए हैं वो किसी भी विचार से जो है प्रभावित, उसका विचार पक्ष सक्रिय हो गया है। तो विचार पक्ष सक्रिय होने का मतलब है फिर चाहे वो नक्सली विचार है, चाहे वो वेदांत का विचार है, चाहे वो है ना भौतिक वस्तुओं को लेके सभी को भौतिक वस्तुएं मिलें, चाहे साम्यवादी विचार है, लेकिन जब भी विचार पक्ष सक्रिय होता है तो मन के तल से विचार पक्ष अधिक सक्रिय, अधिक प्रभावी हमको दिखाई देता है ना। विचार के साथ में इच्छा पक्ष की सक्रियता हमको अलग और साफ सा दिखाई देती है कि उस किसी विचार को धरती पे उतार देना, ये इच्छा पक्ष की ताकत है। उसके मूल में जाएंगे तो बोध की ताकत, बोध के लेवल पे इस अस्तित्व को पहचानने की ताकत है ना, उससे हमको और अधिक स्वरूप में दिखाई देती है। और फाइनली आत्मा को पहचान लिया, उसका प्रभाव हजारों हजारों साल तक धरती पे बना रहता है।
इस रूप में हम पहचानते हैं कि मन से अधिक ताकतवर शरीर से अधिक ताकतवर मन है, मन से अधिक ताकतवर वृत्ति से, चित्त से, बुद्धि से आत्मा, और फाइनली आत्मा परमात्मा में अनुभूत है। और परमात्मा की महिमा आत्मा से पूर्णतया कैसे व्यक्त होता है उसको हमने अलग अलग सूत्रों में समझा है। चलो जी 53। धावन क्रिया मतलब दौड़ना, दौड़ना मतलब उसके लिए प्रयास है ना। धावन क्रिया का मतलब है कि उसके लिए जो प्रयास मानव में होता है, समगति। 54 है 54 का फर्स्ट पैराग्राफ। तो 53 से चालू करना पड़ेगा। समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थ आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में भी प्रस्तावित है। यहाँ तक ठीक है। जिसके लिए मानव में शिक्षा व शैक्षणिक क्षमता, निपुणता एवं कुशलता के रूप में है। ये भी ठीक है। यही उत्पादन क्षमता है। यही क्षमता उपयोगिता व कला मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर प्रतिस्थापित करती है। व्यवहारात्मक जनवादीय जीवन का मूल तत्व जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य है। यह शिष्टता मानवीयता पूर्वक संयत सिद्ध हुई है। शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित होने के लिए बाध्य है, क्योंकि शिष्ट मूल्य के अभाव में उत्पादित मूल्य का संयमन एवं सदुपयोग नहीं है। अस्तु उत्पादित वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में संयोजित विधि से प्रमाणित होता है। शिष्ट मूल्य के संयोग में ही उत्पादित मूल्य का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। सामाजिक मूल्य के संयोग में ही उत्पादित मूल्य का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। सामाजिक मूल्य अर्थात प्रत्येक संबंध में स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य वर्तमान होना पाया जाता है। सामाजिक मूल्य में से के लिए ही शिष्ट मूल्य की गरिमा महिमा गण्य है। सामाजिक मूल्य के अभाव में शिष्ट मूल्य की व्यवहारिक मीमांसा सिद्ध नहीं हुई है, अपितु स्थापित मूल्यों के अनुगमनशीलता में ही शिष्ट मूल्यों की मूल्यवत्ता एवं महत्ता स्पष्ट हुई है। अस्तु स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य का समर्पित होना अवश्यंभावी है। स्थापित मूल्य का निर्वहन मानवीयता पूर्वक होता है। यही मानवीय का व्यक्तित्व प्रतिभा का संतुलन है। यही उसका आचरण है। इसके सहकारी परिवार, प्रोत्साहन योग्य समाज, संरक्षण संवर्धन योग्य व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था, शिक्षा, संतुलन निर्माण है। वादत्रय के रूप में प्रचलित है। क्या बोला पूरे उसमें, पूरे पैराग्राफ में क्या बोला? पूरे पैराग्राफ में इतना ही बोला कि वस्तु मूल्य और कला मूल्य का क्या करेंगे, वस्तु का क्या करेंगे, ये कैसे स्पष्ट होता है, उसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होती है, वो शिष्ट मूल्य बताता है। शिष्ट मूल्य का प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है, वो स्थापित मूल्य बताता है। स्थापित मूल्य निर्वाह करके करना क्या है, मानवीय व्यवस्था, वो मानव मूल्य बताता है। मानवीय व्यवस्था के स्थापित होने से मुझको क्या मिलेगा, वो जीवन तृप्ति बताता है। इतनी बात है। एग्जाम्पल से बताऊं, चलो घर का क्या करना है, घर में क्यों रहना है? सुरक्षा के लिए। किससे खतरा है? ये देखो पटरी से पहले से उतरे हुए, देखा, ये चित्त बोलता है। जहां घबराया हुआ है वहीं बोलता है। किससे खतरा है भाई? छत्तीसगढ़ में तो वैसे ही कोई खतरा नहीं। छत्तीसगढ़ में आदमी को लड़ना आते ही नहीं। लड़ना देखना है तो हमारे यहाँ चलो, वहाँ महिलाएं अपने पर्स में रिवॉल्वर रखती है, आप लिपस्टिक रखती हो और रिवॉल्वर रखती है, इतना ही फर्क है। कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो इसका मतलब है कि घर क्यों है? शरीर के लिए। शरीर क्यों है? जागृति के लिए। जागृति क्यों है? व्यवस्था के लिए। व्यवस्था क्यों है? सभी की जागृति के लिए। सभी की जागृति क्यों है? तृप्ति के लिए। हुआ कि नहीं हुआ? कनेक्शन सीधा सीधा है।
इस बीच में सरकारी नौकरी है। बोलो। 55। भैया कल का एक प्रश्न है। हाँ 5 मिनट है, कोई नहीं बोलो। कर लें? हाँ कल जो हम बात कर रहे थे कि ये दर्शन को सुनने समझने के प्रोसेस में हमको लगता है कि जहाँ हम हैं वहाँ तो ठीक नहीं है, ये प्रश्न था। तो अभी हम नौकरियों के लिए इधर उधर पलायन करते हैं, वो तो कह सकते हैं क्योंकि वो पैसे के लिए जा रहे हैं, है ना, उससे कुछ सुविधाएं आ जाएंगी, वो समाज में प्रचलित है, वो भी ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत भी है। तो और दूसरी कड़ी में हम ऐसे जहाँ हम रह रहे होते हैं, जहाँ वैसी स्थितियाँ बहुत बारी, जो कल आपने कहा कि ये तो सहज लगता है जहाँ है वहाँ वातावरण बना है, वो एक प्रोसेस है, लेकिन बहुत बारी वो इन्वायरमेंट ही बहुतों के लिए नहीं है। तो ऐसे में पलायन करना, और जहाँ पर भी कोई भी पलायन करता है वहाँ पर भी लोग अपनी स्थितियों के साथ होते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ ध्यान रखने का कार्यक्रम यही है कि हमारी स्थिति, परस्परताओं में क्या स्थितियाँ हैं, और उसकी बहुत निश्चितता के साथ कार्यक्रम बनाना, क्या यही सहज होगा? नहीं तो अनावश्यक रूप से हम एक दूसरे पर बोझा बन जाते हैं, ऐसा एक महसूस हुआ है। तो इस पर कुछ स्पष्टता चाहिए। एक्चुअली इसी चीज़ पे हमारा भी डिस्कशन हुआ था, मेरा और पतिदेव का। ज़रूरत, जैसे मैंने ज़रूरत बोलती हूँ तो वो बोलते कि ज़रूरत नहीं है, ये अभी मजबूरी है। तो वर्ड को रेक्टिफाई करो। तो वो ये मजबूरी और ज़रूरत, पहले तो ये दो वर्ड को समझना, क्योंकि जैसे कि अभी पठन, ये समझना, ये मेरी ज़रूरत मुझे लग रही है। तो जिंदा रहना मेरी ज़रूरत है, पर सुविधा अभी मिनिमम हो, ठीक है, बहुत चाहिए ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही। पर उसको ज़रूरत अगर वर्ड बोलते हैं और मजबूरी बोलते हैं, तो वो दोनों का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जैसे आपने अभी बोला चित्त बोलता है शब्द से, मैं जैसे वर्ड यूज़ करती हूँ, जितनी मेरी सटीकता आती है, वैसे मजबूरी बोलती हूँ तो ठीक लगता है। जैसी ज़रूरत बोलती हूँ तो उसके लिए मेरे प्रयास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि वो प्रयास मुझे यहाँ चाहिए। बढ़िया। देखिए, इसको देखने का तरीका ऐसा हो सकता है कि मानव है तो उसकी सम्मान और पहचान भी उसकी ज़रूरत है, और उसकी सुविधा भी उसकी ज़रूरत है। जब अभी सांसारिक तरीके से देखते हैं तो हमारा साधन के साथ ही सम्मान और पहचान भी जुड़ा हुआ रहता है। हमारी पहचान भी, समाज में जीना है तो ऐसा मकान, ऐसा जीवन शैली, उसके अनुसार कैलकुलेट होता है कि इतना पैसा होने से ये जीवन शैली ऐसा हो पाएगा। तो सांसारिक ढंग से कैलकुलेट करने का तरीका समाज के भय से, प्रभाव से, और उसमें भौतिकता की प्रधानता, फिर उसमें मोटा अमाउंट कैलकुलेट होता है कि इतने से कम में तो जीना नहीं हो पाएगा। ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका है कि जब हम अध्ययन पूर्वक परिवार अध्ययन करता है, तो अध्ययन पूर्वक परिवार ये तय कर पाता है कि जीने का प्रयोजन ये है। तो जब हम चेतना को केंद्र में रख के अपनी जीवन शैली को डिसाइड करने जाते हैं और पूरा परिवार उसमें शामिल होता है, तो फिर उसके बाद वो जो सम्मान और पहचान का दबाव था वो हट के सम्मान और पहचान अपनी चेतना और उपयोगिता के साथ जुड़ जाती है। फिर भौतिक वस्तु का आकलन अलग तरह से होता है, फिर जीवन शैली का भी आकलन अलग तरीके से होता है। उस रूप में फिर वो बहुत प्रैक्टिसेबल रेंज में आ जाती है। तो प्रैक्टिसेबल रेंज का इतने रेंज में आ जाती है कि मान लो फिर एक मकान भी है और हम कोई प्रोसेसिंग करके अपना काम चला सकते हैं, यदि आवश्यकता की पूर्ति की बात करेंगे तो। और मेरे को लगता है कि मतलब मैंने जितना 25-27 सालों में घूम के देखा, और तमाम, मैं भी जब छत्तीसगढ़ आया तो खाली हाथ एक बच्चे के साथ, गृहस्थ के साथ में आया था, तो मैंने ये पाया कि हमारा व्यवहार पक्ष कोई वो चीज़ है जो हमारे लिए अलग तरह से दरवाजे खोलता है। तो 3 चीज़ें जब हम बात करते हैं, निपुणता, कुशलता, पांडित्य। अभी हमारा निपुणता, और यदि हम जीवन शैली के ढंग से देखते हैं तो सही अर्थों में या है अपने परिवारों में रहें वहाँ भी, या कहीं और परिवारों के साथ रहें वहाँ भी, वो मानव का मानव के साथ में कनेक्ट होने वाला पार्ट ही कोई काम करता है। परिवारों में हम कनेक्टेड हैं ब्लड रिलेशन के साथ, तो वहाँ स्वीकार्यता एक लेवल की, उस लेवल से आती है। जब हम दूसरे परिवारों के साथ कनेक्टेड हैं तो वहाँ कनेक्टेड हैं प्रयोजन और अपनी उपयोगिता के साथ। प्रयोजन और उपयोगिता की बात करेंगे तो वो मानवता के अर्थ में ही है।
तो मानवता के अर्थ में जितना हमारा प्रयोजन और उपयोगिता सिद्ध होता है उतना सामाजिकता के ढंग से दरवाजे खुलते हैं। वो एक भाग है। दूसरा भाग ये है कि यदि अभी मेरी वो स्थिति नहीं बनी है तो फिर अपनी आवश्यकता पूर्ति के ढंग से फिर धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे। तो अपनी मनस्थिति और परिवार की स्थिति की सीमाओं को पहचानते हुए हमको फिर ग्रो करना होता है। तो इसमें अपनी मनस्थिति को पहचानते हुए, अपने परिवार की स्थिति को पहचानते हुए, और जो आपने बात कही कि है ना, किसी का हम पे दबाव भी ना हो और हम भी किसी पे बोझ ना हो, पर ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जब हम अपनी समझ की किसी स्थिति के साथ नहीं हैं तो हमारे ऊपर दबाव भी होते हैं, प्रभाव भी होते हैं, लेकिन उन दबाव प्रभावों को हम लक्ष्य के अर्थ में नियोजित कर लेते हैं और लक्ष्य के अर्थ में उनको संभालते हुए हम अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। और लक्ष्य को लेके कितनी गहरी स्वीकार्यता है, फाइनली सारा कंट्रोल वहीं से आता है कि लक्ष्य को लेके हमारी स्वीकार्यता कितनी गहरी है, और वो भी कोई गहरी नहीं है या ज़्यादा है या कम है, वो भी किसी पे आक्षेप नहीं है, वो हर किसी की अपनी एक जर्नी है, उस जर्नी के हिसाब से ही आगे की यात्रा होगी। तो फाइनली यही है कि हमारे सोच विचार और हमारे जीने से कुछ निष्कर्ष हमारे पास आते ही हैं। उन निष्कर्षों के साथ ये चर्चा विधि में ही बहुत सारे हमारे लिए रास्ते भी खुलते हैं। तो उस क्रम में जीने का स्वरूप एक परिवार का फाइनली कैसा होगा, परिवार की सहमति से हमारी वर्तमान स्थितियों के अनुसार और वातावरण में एक सामान्य हार्मनी बनी रहे, उसी के साथ चलना हो पाता है। तो भौतिक डिज़ाइन तो फिर अपने तरीके से निकलेगा, लेकिन सामान्य स्थितियाँ यही हैं कि हम ग्रो कर सकें, फाइनली हम ग्रो कर सकें कि ऐसे किसी वातावरण में हम अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। अब दोनों विधियों को प्रयोग करके देखा जाए। अभी तक एक ही विधि ज़्यादा थी, अभी तक किसी को भी गहराई में जाना था तो ऐसा लगता था कि अपनी जगह से पलायन करना होगा। अभी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि गुजरात और राजस्थान को मैं जैसा देख रहा हूँ कि अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी प्रयोग देखो, जितना हमारा काम हुआ वो एक्चुअली समाज के साथ हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा काम हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ ही चलता रहा, वो एक लंबे समय तक चला। उसके बाद वो शिफ्टिंग फिर वो सरकार के साथ शुरू हो गया। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सामाजिकता के रूप में हमने बहुत काम नहीं किया है। अब जितनी हमारी योग्यता बनी और जो भी योग संयोग बना, उसमें अब बाहर की स्टेट और जो हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया, कंक्लूजन्स आ गए, तो उसके आधार पे हम भी फोकस्ड हैं अब। तो अब वो प्रयास सामाजिकता के अर्थ में ज़्यादा जा रहा है, और उसमें अब ये लग रहा है कि अपने परिवारों के साथ ही जीने के रास्ते निकाले जा सकते हैं। और एक मैच्योरिटी भी आई है, शायद कोरोना काल के बाद एक तरह की मैच्योरिटी आई है। और इस बीच में जो भी, तो अब परिवार भी मेरे को लग रहा है कि जब बाहर देख रहे हैं तो लोग अपने परिवारों को ला पा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो अभी तो मेरे को आश्चर्य होता है देख देख के, एक एक वो अपनी वो नंद भौजाई जेठानी दुरानी सब समेट लिया, समधन वंदन सब समेट के आ गए भाई। अब राजस्थान के शिविर में ही दो परिवार में से एक परिवार में से 25-25 लोग थे। अब ये एक बार भी आ गए, एक बार तो धक्का मार के ले दे के आए हैं, अब अगली बार के लिए इनका मन बना हुआ है, अब अगली बार आएंगे तो अपने मन से आएंगे। तो इस तरह से ये परिवार बदल सकते हैं। अब ये आशा जग गई है, तो फिर अपने परिवारों में बहुत आराम से चल सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और कि जब हम शहरों में रह रहे होते हैं, अधिकांश लोग आज शहरों में रहते हैं या वो आ गए, अभी जब इस तरह की सूचना मिलती है तो लगता है कि हम बहुत अप्राकृतिक तरह से रहते हैं, कि वहाँ अलग तरह के काम हैं, दौड़ भाग है, नौकरियां हैं। फिर लगता है कि हमको प्रकृति के साथ आवर्तनशीलता विधि से जीना ठीक है। उसमें ये बात ज़रूरी है कि विचार पूरा हुए बिना वहाँ भी जूझते हैं हम, लेकिन अगर विचार की बन जाती है स्थिति तो शायद सहज भैया तो वो आदत की बात भी है। देखो ये भी एक सोचना होगा कि लगभग वर्ल्ड की ज़्यादा पॉपुलेशन अब शहरों में है। ये तो भारत का भी आप 25-50 साल बाद देखोगे काफ़ी, तो आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन आपके शहरों में, और हम उस दिशा में ही जा रहे हैं जहाँ गाँव में हमारी 5% पॉपुलेशन रहेगी। हम जा उधर ही रहे हैं जहाँ 90% पॉपुलेशन शहरों में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रकार की कंडीशनिंग है कि जैसे जब जो जहाँ रहता है, जो मोटरसाइकिल से गाड़ी सीखता है उसको मोटरसाइकिल ईजी लगती है, जो स्कूटर से सीखता है उसको स्कूटर ईजी लगता है। तो ये एक प्रकार की कंडीशनिंग है। रही बात ये कि कुछ कामों को छोड़ दीजिए, शराब बेचना, हथियार बेचना, नशे के सामान बेचना, उसके बाद चाहे हम सरकारी जॉब में हैं चाहे हम प्राइवेट जॉब में हैं,
मामला तो इतना ही है कि सबको ही कोई उपयोगी काम में लगे। इस उपयोगी काम में जो कुछ भी नेगेटिव होता है उससे हमारा मन थकता है। तो एक तरीका है कि उस नेगेटिव माहौल में से यदि 10 लोग भी 5 लोग भी और अच्छा, तो हमारी स्थिति मजबूत हो जाए। तो हम उसमें जैसे इन्होंने कहा भी सरकारी नौकरी में है, अभी 1 हफ्ता जाके अपना जो भी करके आई, अब उसमें मन वैसा प्रभावित नहीं हुआ। तो एक स्थिति है, ज़्यादा बड़ा इलाज तो यही है कि हमारी स्थिति बेहतर हो जाए। और विद्या में अच्छी बात यह है कि हमको कोई आदर्शवाद का झंडा ले लेना कि अब मेरे ऑफिस में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ऐसी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात। भाई मुझको अच्छा नहीं लगता यार, मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लूँगा, तुम ले लो यार, और तो आपसे तो बहुत खुश रहेंगे लोग। जो लेकिन नहीं लेता हो, दूसरों को लेने देता हो, है ना, अभी मैं नहीं करूँगा, ये मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, तुम करो, इसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं है। यदि अपन ऐसा लाइन लेके चलते हैं तो उस ऑफिस में भी हमारे लिए परेशानियों का दौर बहुत कम हो जाता है, बल्कि सब हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देखो मेरे पास तो दर्शन, जब मेरी यात्रा शुरू हुई तो मेरे पास तो दर्शन नहीं था। मेरे ऑफिस में हम वही मित्र लोग जो लड़कियों की बात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें किया करते थे, हम ही लोग अपने ऑफिस में इंजीनियर लोग इकट्ठे होकर जब ये बातों में रस लेते थे। और जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसी ऑफिस में मेरे साथ के लोगों ने ये पहचान लिया कि अब इससे ये वाली बातें नहीं करनी है, और बल्कि वो मेरा सम्मान दूसरे तरीके से करने लगे, जबकि दर्शन की कोई पृष्ठभूमि हमारे पास नहीं थी। इसका मतलब है कि यदि चेंज सही अर्थों में आता है तो मानव में न्याय धर्म का सत्य का स्वीकृति है ही है। तो न्याय धर्म सत्य का स्वीकृति में यदि हम उस स्थिति में आ जाते हैं तो हमारा वातावरण हमको सपोर्ट करने लगता है। तो एक स्थिति है कि जहाँ है वहाँ वातावरण को बदला जाए, और एक स्थिति है कि स्थान को बदला जाए। ये दोनों बराबरी मेहनत के काम हैं, ये दोनों में कम मेहनत नहीं है। तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन पे उसमें हमारा मन किस ऑप्शन को स्वीकार कर सकता है, काम वही करता है। और इसमें एक ही स्पष्टता और कि तो एक तो बात मैंने ये कहने की कोशिश की कि ये शहर खत्म नहीं होंगे, और शहरों की जीवन शैली में कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, बल्कि ज़्यादा उत्पादन वहीं हो रहा है। यहाँ से तो केवल रॉ उत्पादन होके जा रहा है। तो आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की तमाम वस्तुओं का फाइनली वैल्यू एडिशन से लेके सारा काम शहर में ही हो रहा है। हाँ, इस काम को गांव में लाने की ज़रूरत है, लेकिन वो तो एक क्रिटिकल मास होगा, धीरे धीरे आएगा। तो लेकिन अभी भी हमारे शहरों में कोई ऐसा बड़ा झंझट बहुत नहीं है, है ना, जिसकी वजह से हमारा जीना ना हो पाए। हमारी ही अनुकूलता के लिए हम कोई जगह तलाशते हैं। इसमें 2 स्थितियाँ होंगी हमेशा कि एक तो है कि जो होना है और एक जो अभी है। तो जहाँ है वहाँ से रास्ते निकालने हैं, लेकिन होना तो ऐसा है कि वो डिसेंट्रलाइज होना होगा ताकि सबके लिए कुछ अवसर बनेंगे। तो एक जो हम दर्शन में बार बार ये पढ़ते हैं, आवर्तनशील विधि से कुछ व्यवस्थाएं करना, धन की, अर्थ की, तो ये दिखता है कि ये भी अभी ट्रांजिशन है। इसमें हमने 100 सालों से 150 सालों से चीज़ों को बिगाड़ा है। तो ये भी एक बारी, अभी एक बात आती है कि पहले विचार और व्यवहार का काम इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट, तो ये जो बोझा है ये अनावश्यक काफ़ी ऊर्जा ले जाता है। हाँ, पहले दौर में ये भैया देखो, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये जो कहीं ना कहीं अच्छा दिखने वाला भाग हमको जल्दी अट्रैक्ट करता है। विचार में आवर्तनशीलता हो जाए, व्यवहार में आवर्तनशीलता हो जाए, जिसके फलन में, उत्पादन में आवर्तनशीलता स्वयं स्फूर्त उसको छुएगा। जब हम 2 स्टेप बाईपास करके 3rd स्टेप में जाते हैं ना, हमको रासायनिक कुछ नहीं डालना है, इधर विचार में तो रासायनिक सारा है ही है, व्यवहार में भी रासायनिक है, खेती में भर नहीं डालेंगे, तो ये दिखने, हमारा करने वाले भाग पे पहले से ही फोकस है, इसलिए करने वाले भाग को और दिखने वाले भाग को हम ज़्यादा शुरू करते हैं, जबकि एक्चुअली विचार वाले भाग से शुरू होने की ज़रूरत है। यदि विचार वाले भाग से शुरू होगा तो फिर हमको वो स्टेप दिखाई देगा कि चीज़ें कैसे अलाइन होंगी, और कोई एक समय पे आके कोई चीज़ बहुत सहज रूप में हो जाती है, उसके पहले उसको करने जाते हैं तो बहुत ऊर्जा भी लगती है और पूरा नहीं हो पाता। मेरा इसमें एक मानना बना है, बस वो पुष्टि आप कैसा देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा विचार वाला भाग स्ट्रांग होता है, व्यवहार वाला भाग स्ट्रांग होता है, तो फिर आवर्तनशील विधि से जीने के रास्ते भी बनते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। एकदम एग्जैक्टली ऐसे, क्योंकि पहले काम में नहीं कूदना होता, अभी पहले काम है बस। ये जितना अपन कहा ना कि अपन शुद्ध हुए नहीं, शुद्ध बुद्ध शिक्षा, अपन परिवार के रूप में एक हुए नहीं, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, अपन विचार और व्यवहार को हैंडल किए नहीं, और उत्पादन में आवर्तनशील व्यवस्था, यहीं जहाँ भी स्टेप को बाईपास किए हैं वहीं मार खाए हैं। तो जब तक अपने विचार और व्यवहार की स्थिति नहीं बन जाए, ब्याज से पैसा आता है आने दो,
शेयर मार्केट से आता है आने दो, किराए से आता है आने दो, ठीक है, पिताजी का है आने दो, नंबर 2 का है आने दो, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब है पहला काम ये है कि अपनी अभी भौतिक स्थितियां जहां से भी बनी हुई हैं उनको बनाए रखें और समझने का काम निष्ठा के साथ में करें। समझने का काम निष्ठा के साथ में करें और जितना संभव हो परिवार सहित करें। परिवार सहित समझने का काम करते हैं। देखो मैंने पाया कि जहां पति पत्नी एक हो गए संसार पैर के तले आ जाता है। जूझ हम अपने में रहे हैं या अपनों से रहे हैं और अपनों में पति पत्नी रिश्ते में जूझ रहे हैं। और यदि व्यवहार की बारीकियां अपने को पकड़ में नहीं आई हैं तो हम अपने में भी जूझ रहे हैं, घर में भी जूझ रहे हैं और बाहर भी जूझेंगे। तो सार बात यह है कि हमारा खाने पीने का जो जुगाड़ अभी जैसा चल रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप किए बिना समझने के काम को निष्ठापूर्वक शुरू किया जाए और 10 साल इसको आराम से किया जाए। 5 साल तो बिल्कुल किया जाए। अभी का जो टाइम स्पैन देख रहे हैं इतने सालों में, 5 साल में तो दर्शन करना शब्द से अर्थ के बारे में कुछ ठीक से खुलता है। तो 5 से 10 साल इस काम को किया जाए। 5 से 10 साल लगाने के बाद वो नएपन का आवेश खत्म हो जाता है। वो जो नया मुल्ला ज़्यादा बांग देता है वो आवेश भी खत्म हो जाता है। करने के रूप में बहुत सारे लोगों को देख लिए रहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन भी हमारे ध्यान में आ जाते हैं। उसके बाद उत्पादन वाले काम को सेट करना, नौकरी छोड़ना है कि करना है, बदलना है कि नहीं बदलना है, उसके बाद उसको सोचें। और मैंने ये भी पाया कि ये आवर्तनशील विधि का नारा देते हुए लोगों का व्यवहार और उसका ज्ञान पक्ष बहुत कमज़ोर रह गया। शेयर मार्केट से अपना घर चलाते हुए व्यक्ति ज़्यादा उपयोगी हो गए, ये व्यवहार रूप में दिख गया। तो इसका मतलब है आपकी आय कहाँ से आती है इसका प्रभाव आपके ऊपर कम है, आपका विचार पक्ष और भाव पक्ष कहाँ से आता है इसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है। इसलिए घर कैसा है और कहाँ है और उत्पादन क्या है, मतलब कमाने खाने के जो तरीके हैं वो कोई बहुत परेशानी वाली स्थिति नहीं है। हमारे मन में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है कि नहीं, क्योंकि उसी भाग पे हमारा ध्यान ज़्यादा था। तो जो कार्य है वो धीरे धीरे ट्रांजिशन है, जैसी परिवार की स्थितियां बनती हैं उस हिसाब से हम ट्रांजिट करें तो आरामदायक है। क्या पता अगली पीढ़ी में बनेगी, एक पीढ़ी में जैसे बिल्कुल बिल्कुल एक ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले काम, क्योंकि ऐसे चलने से ही आराम है, नहीं तो फिर शौक में आते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्सव का काम उत्सव पूर्वक हो तभी ठीक लगता है। देखो अपने को तो पता चलता नहीं। बढ़िया। तो ये सहज है। तो उसमें जो अभी फोकस हमारा करने की तरफ चला गया, उसमें फोकस ये हो कि मैंने शिविर किया, मैं अध्ययन में लग गया, मेरा परिवार में कौन लग जाए, मेरे ब्लड फैमिली में और कौन आ जाए, मेरे रिश्तेदारों में और कौन आ जाए, मेरे फ्रेंड सर्किल में और कौन आ जाए, और मिल के अध्ययन की एक स्थिति। ये चलेगा 10 साल। अब 10 साल चलते चलते तब तक अपने आराम की, तब तक इतना परिवेश हमको सपोर्ट करने लायक हो जाता है, हमारे परिवार की स्थितियाँ इतनी बेहतर हो जाती हैं, हम निर्णय लेने में इतने ठीक स्थिति में आ जाते हैं कि इन चीज़ों को कर डालते हैं। तो 10 साल का कोर्स पहले किया जाए, फिर निर्णय लिया जाए। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद।